अस्सलामुअलैकुम, सुबह बखैर। यूर वॉचिंग गुड मॉर्निंग पब्लिक विद मी, और मुझे कहते हैं सोहा अफजल। आज अब्दुर्रऊफ साहब मेरे साथ नहीं है, और अकेले प्रोग्राम करना वैसे तो आसान होता है, लेकिन अब्दुर्रऊफ साहब को मैं बहुत मिस करती हूँ। एक चिटचैट होती है और उसके बाद हम फौरी ये चिटचैट थ्रो कर देते हैं इस्लामाबाद पे। लेकिन चले, आज नहीं है वो, तो इस्लामाबाद तो हमने जाना ही जाना है, क्योंकि वहाँ होते हैं हरमीत साहब, और हरमीत के बगैर हम अपने सुबह का आगाज़, आप अपनी सुबह का आगाज़ और अपने शो का आगाज़ हम नहीं कर सकते। तो हरमीत, आपको करते हैं हेलो हाय, कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया। रूह साहब वैसे भी हमारा जो शो है इसकी रौनक है उनकी वजह से, और यकीन माने जब वो होते हैं तो बड़ी मज़े की गुफ्तगू का जो सिलसिला है वो चलता रहता है। लेकिन अगर हम बात करें, शुरुआत करें, जिस तरह शुरुआत वैसे भी हमारी सियासत से होती है, और सियासी गहमा गहमियाँ जो हैं अगर हम देखें तो इस वक्त 13 अगस्त का टाइम दिया है पीटीआई की जानिब से। एक बहुत बड़ा शो, पावर शो जो इस्लामाबाद में करने जा रहे थे, अब लाहौर में करेंगे। लेकिन इसके साथ साथ कल हमने देखा कि शहबाज गिल साहब जो हैं, जिनका एक मुतनाज़ा बयान जो सामने है, उसके बाद उनको जिस्मानी रिमांड के लिए 2 दिन के लिए उनको भेज दिया गया। और इसके साथ साथ कल इमरान खान साहब ने भी स्पीच की थी, और स्पीच में हम ये सोच रहे थे कि खान साहब इस बयान से लाताल्लुकी का कुछ इजहार करेंगे, लेकिन उन्होंने बिल्कुल इसको एक साइड पे किया और बिल्कुल न्यूट्रल ही रहे। बीच में ही वो निकल गए उस तकरीर करते करते। तो एक ऐसी सूरत हाल बनी है कि एक तो पकड़ दकड़ की सियासत के हवाले से भी मामला ये हैं कि आने वाले दिन जो हैं उसमें पकड़ दकड़ की सियासत जो है वो उसमें ज़ोर व शोर पैदा होगा, और बहुत सारे सियासी ऐसे किरदार हैं जिनको भी गिरफ्तार किया जा सकता है। और खान साहब के हवाले से भी ये बातें गर्दिश कर रही हैं। और हमें सिचुएशंस कुछ इस तरह की है कि चूँकि आप इस्लामाबाद में, तो आप ज़्यादा अच्छे से हमें इंडिकेट कर सकते हैं, या जो लोग व्यूवर्स हमें इस्लामाबाद से देख रहे हैं। अब ये मोना सलाई के कल के एक ट्वीट था जिस पैगाम में उन्होंने ये कहा कि इमरान खान की हिफाजत के लिए पंजाब से पुलिस को ऑर्डर जारी किए गए हैं कि आप वहाँ जाएँ। और अगर हम बनी गाला के इर्द गिर्द देखें तो वहाँ पर बड़ी तादाद में इस वक्त पुलिस डिप्यूट भी की गई है, और ऐसा नज़र आ रहा है कि उन्हें नज़रबंद करने की कोशिश की जा रही है, या इस तरह की सिचुएशन कोई भी सामने आ सकती है। बिकॉज 13 की कॉल भी तो है, जैसे आपने कहा, तो उस कॉल के लिए, उसको रोकने के लिए अब मौजूदा हुकूमत है वो भी एडी चोटी का जोर लगाएगी। ये सिचुएशन आप किस तरह से देखते हैं? ये विफाक और पंजाब ये जो आमने सामने आ रहा है, और ये सूरत हाल ऊपर से 14 अगस्त आ रही है, तो इंडिपेंडेंस डे पे हमें तो इत्तफाक से, खुशी से ये दिन सेलिब्रेट करना चाहिए। 75वीं सालगिरह या 75वां यौम आज़ादी है हमारा। सिचुएशन इतनी ख़राब हो सकती है। कल राना सनाउल्लाह का एक इंटरव्यू में देख रही थी, तो हरमीत उसमें उन्होंने ये कहा कि इस बयान की ताईद जिन लोगों ने पीटीआई में की है उनको भी गिरफ्तार किया जाएगा। तो इसकी आड़ में अब कौन कौन सी गिरफ्तारियां सामने आ सकती हैं? मुझे एक बात बताएं, सोहा, राना सनाउल्लाह के इस बयान को अगर आप देखें तो आपको याद होगा कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जो थे, जिन्होंने नाम लेकर एक बहुत बड़े मजमे में, एक बहुत बड़े जलसे में तनकीद की थी। उन्होंने तो बाकायदा नाम लिए थे। आसिफ अली जरदारी साहब ने तो बाकायदा थ्रेट किया था इदारों को। तो ऐसे बहुत सारे किरदार हैं। बिलावल भुट्टो साहब के बयान आप उठा के देखें, मरीम नवाज साहबा ने कराची में क्या कहा था, ये बहुत सारे ऐसे किरदार हैं। वो जब ये लोग हुकूमत में आते हैं तो फिर न जाने इनके बयान में और इनमें बहुत सारा तजाद जो है वो मिलता है। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि कल परसों का जो ये बयान है, मैं समझता हूँ कि उसकी उस पर जितनी भी तनकीद की जाए कम है, क्योंकि नहीं होना चाहिए था। और बहुत अच्छी बात यह है कि आप सेंसिबल हैं, आप समझते हैं कि जहाँ जिस जगह में जाके, जिस प्लेटफॉर्म में आप जाते हैं, तो वहाँ की ऐसी गुफ्तगू करनी है। हर एक बंदे को ये सोच समझ है, लेकिन कहीं ना कहीं हम इतने ज़्यादा आगे चले जाते हैं कि अब एक इदारा जो बचा है, जो इस वक्त अगर मैं उसकी बात करूँ तो वहाँ पर एक जो सिस्टम चल रहा है वो कहीं किसी और इदारे में हमें दिखाई नहीं देता। तो इस चीज़ को अगर आप नुकसान पहुंचाते हैं अपने बयानात के जरिए, तो ये माजी में भी हुआ है और अब अगर हो रहा है तो ये ज्यादती है। हाँ, तायद करना, और अगर इस तरह की बात की जाए तो इनके जलसों में क्या होता था, मैं तो पीडीएम के जलसे भी कवर करता था, जहाँ पे तो खुल्लम खुल्ला जो है इनके वर्करों की जानिब से, इनके जो लीडर थे उनकी जानिब से जिस तरह इस्टेब्लिशमेंट पे, अफवाज पाकिस्तान पे जिस तरह वो तनकीद की जाती थी, वो हम सब के सामने है। लेकिन हाँ, ये नहीं होना चाहिए। ट्रेंड जो चला है ये नुकसानदेह होगा मुल्क के लिए, हमारे इस इदारों, हमारे दीगर इदारों के लिए भी। अगर आपने एक बहुत बड़ा इदारे को अगर टारगेट किया है तो कल और इदारे भी आप टारगेट करेंगे, और ये सिलसिला चलता जाएगा, और इदारे कमजोर होंगे मजबूत होने के बजाय। और इसके साथ साथ सियासत की आपने बात की, तो हरमीत, आम आवाम को सियासतदानों की तरफ से, लीडरान की तरफ से ये पैगाम जाना चाहिए कि हुकूमत में आप होंगे तो ही आप फेवर करेंगे, आप अपोजिशन में होंगे तो आप मुसलसल बयानबाजी करते रहेंगे, और फिर अपनी हुकूमत में आने के बाद उस दौर को आप यकीनन भूल जाएंगे। ऑल दो सिचुएशन ऐसी है कि ज़रा
ज़रा सी आप देखते हैं कि स्टेबिलिटी आती है मुआशी सूरत हाल में, तो सियासत फिर दोबारा से घुमा फिरा के 360 के एंगल से चेंज होती है और सूरत हाल फिर मुल्क की ख़राब होना शुरू हो जाती है। आज की टॉप स्टोरीज में हम क्या क्या डिस्कस करेंगे, वी शेयर विद यू गाइस। आज के मॉर्निंग शो में हम पीटीआई ने बेसिकली सर ममनुआ फंडिंग केस का फैसला अदालत में चैलेंज कर दिया है, इसको आज के प्रोग्राम में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। और असद उमर साहब का बयान है सामने, वो दरअसल ये कहते हैं कि इमरान खान को नॉकआउट करने के लिए नया आइन लिखना पड़ेगा। ये स्टेटमेंट भी किसी तौर पर काबिल कबूल नहीं है। आइन को चैलेंज करना या नया आइन बनाने के बारे में बात करना, इसको डिटेल में हम डिस्कस करेंगे कि स्टेटमेंट को किस तरह से देखते हैं सीनियर तज्जियाकार। आगे बढ़ेंगे, हम चित्राल के हवाले से खूबसूरत सा पैकेज आपको दिखाएंगे जो कि हमने कल भी दिखाना था, लेकिन प्रोग्राम में बहुत सारी और एक्टिविटीज़ थी तो वी मिस्ड इट। लेकिन आज आपको चित्राल की सैर हम ज़रूर कराएंगे सुबह सुबह। इसके अलावा आज जो प्रोग्राम में सबसे मज़े का सेगमेंट है दैट इज़ रिकनेक्ट पाकिस्तान, बिकॉज आई एम फ्रॉम यूएमटी और मेरा इदारा है तो मुझे पता है कि वहाँ पर कितनी ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। बट विद द A+ कोलैबोरेशन ऑफ A+ एंड पब्लिक न्यूज़, ये रिकनेक्ट पाकिस्तान का जो प्रोजेक्ट है बेसिकली ये एक ऐसी ह्यूज अपॉर्चुनिटी है उन तमाम यंगस्टर्स के लिए जिनकी एक्सपर्टीज़ फिल्म मेकिंग में है, जो अपनी डायरेक्शन प्रोडक्शन को मज़ीद बेहतर करना चाहते हैं इंडस्ट्री में और पाकिस्तानी इंडस्ट्री में अपना नाम कमाना चाहते हैं। तो ये रिकनेक्ट करने का सब कुछ एक प्लेटफॉर्म हमने लॉन्च किया है। इसको आज डिटेल में डिस्कस करेंगे कि 50 से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ के यंगस्टर्स किस तरह से पार्टिसिपेट कर रहे हैं और आपके लिए प्राइसेस क्या क्या होंगे और इसके अलावा कैश प्राइस भी होंगे, बड़े सारे सरप्राइज़ भी होंगे, आपसे शेयर करेंगे हम टॉप स्टोरीज़ में। इसके अलावा अगर हम आगे बढ़े तो मुल्क की तरक्की खुशहाली का दारोमदार कौमी एकजहती पर है। अक़लियती पाकिस्तान का अहम हिस्सा है। चूँकि 14 अगस्त भी आ रही है, इंडिपेंडेंस डे आज़ादी का दिन मनाया जाएगा, लेकिन आप, हरमीत और मैं, हम जानते हैं कि पाकिस्तान में अक़लियतों को कितना तहफ़्फ़ुज़ है और हम कितना उन्हें चाहते हैं, कितना उन्हें इज़्ज़त देते हैं, उन्हें कितना पाकिस्तानी समझते हैं। इसको आज की टॉप स्टोरीज़ में डिस्कस करेंगे और एक और बड़ी सक्सेस स्टोरी आपसे शेयर करेंगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, 100 रुपये दिहाड़ी पर बस कंडक्टर की जॉब करने वाला औरंगज़ेब जो है वो अब 2 करोड़ की बाइक का मालिक है। तो ये 2 करोड़ की बाइक कैसे उन्होंने खरीदी, क्या बात है। तो फिर हम ये जो है ना उनसे ही जानेंगे और उनसे ही डिस्कस करेंगे। चले जी, अब बढ़े हम डेली डोज की तरफ। चले जी, डेली डोज की पहली डोज जो है वो भारत से है। इंटरेस्टिंग खबर है, मैंने जो हैरानगी हुई। माएँ करती हैं बच्चों की तैयारी कि बच्चे पढ़े लिखे कुछ बने, लेकिन माँ और बेटा इकट्ठे तैयारी करें। भारत से आपको बड़ी इंटरेस्टिंग खबर देते हैं कि ये बेसिकली पब्लिक सर्विस कमीशन का जो इम्तिहान है हरमीत, वो माँ और बेटे ने इकट्ठा पास कर लिया क्योंकि वो इकट्ठी तैयारी कर रहे थे। तो माँ ने कहा चलो तैयारी करवा रही हूँ। बहुत बड़ी बात है। हमने यहाँ पे देखा है कि 5 बहनें या 4 बहनें या 2 बहनें इकट्ठी जो है वो आई हैं। रावलपिंडी की कुछ बहनें, आपको याद होगा तकरीबन 5 बहनें थी जो CSS ऑफिसर्स बनी हैं और इस तरह की चीज़ें आपने देखी। लेकिन पहली बार ये स्टोरी, ये बहुत बड़ी बात है कि वैसे तो आपने जिस तरह कहा कि होता ये हो कि माँ जो है वो अपने बच्चे को तैयार करती है हर प्लेटफॉर्म के लिए, लेकिन यहाँ पे माँ और बेटे ने खुद जाके तैयारी की और ये बहुत बड़ी कामयाबी है भाई। और पास भी कर लिया भाई, बहुत मुश्किल एग्जाम होता है मजे की बात और उसको पास करना, उसकी तैयारी करना, फिर सारा कुछ। ये लाइव एग्जाम्पल है ट्राई अगेन एंड अगेन की। मतलब ऐसा ना समझे, मैं आपको पूरी खबर देती हूँ जो हमारे व्यूवर्स हैं। पहली दफ़ा में तैयारी करके पहली अटेम्प्ट में ये लोग पास नहीं हुए। मेरे ख्याल से जो खातून है उसने 4थी बार और जो उनका बेटा है उसने 3री बार ये पेपर दिया। तो 3री बार पेपर देकर मतलब पहले दफ़ा में दोनों हारे तो हार नहीं मानी, फिर हारे, मतलब मुसलसल जदोजहदी करके आगे इंसान निकल जाता है। तो ये उम्र का कोई जिंदगी जैद मुसलसल है, तमाशा तो नहीं। हाँ, क्या बात है हरमीत, क्या बात है। आज आप अब्दुल रोज़ साहब का किरदार अदा कर रहे हैं, लगे रहे। दैट्स रियली गुड, दैट्स रियली गुड। लेकिन इससे हमें ये सबक मिलता है अभी जनाब कि आप ट्राई अगेन एंड अगेन वाली पॉलिसी अपनी लाइफ में बिल्कुल उसको इम्प्लीमेंट करें और कोई एज ब्रैकेट नहीं। आपने जब जो करना है, जैसे करना है आप करें। वो ज़माने चले गए हैं कि आप ये सोचते हैं कि भी इस उम्र में हम ये करेंगे तो ज़माना क्या कहेगा या दुनिया क्या कहेगी। अब दोनों इकट्ठे कमाएंगे, इकट्ठे पब्लिक सर्विस कमीशन की जॉब्स एंजॉय करेंगे, प्रोटोकॉल एंजॉय करेंगे और ज़िंदगी आखिर में पुरसकून हो जाएगी। चले जी, आगे बढ़ते हैं। खबर जब मैंने सोशल मीडिया पे देखी ना, तो मैंने क्या, आप लोगों ने भी देखी होगी तो आपके रिएक्शंस ऐसे ही होंगे जैसे मेरा रिएक्शन था। बैग नहीं, जूते नहीं, ब्रांडेड कपड़े नहीं, अब आपको ब्रांडेड ये शॉपिंग बैग्स, इसे आप, मेरे ख्याल से ये एक ऐसा काउच बनाया है, एक ऐसा कचरे का बॉक्स बनाया है और ये पेरिस की एक ब्रांडेड कंपनी है जिन्होंने ये ट्रैश पाउच का इसको नाम देके, कैन यू इमेजिन कि इसकी प्राइस कितनी रखी है हरमीत।
मतलब आप बता दें जरा व्यूवर्स को कि इसकी प्राइस कितनी है। हम तो तकियों की बात करते हैं और ऐसे महंगी महंगी चीजें हम लोगों को बताते हैं, लेकिन ये जो ट्रैश, मैं खुद हैरान हो गया कि जब प्राइस मैंने देखी कि भाई हम तो वैसे जब इस किस्म की प्राइस देख के भी बंदा वैसे ही परेशान हैरान होता है कि $1790, हाय रब्बा, मतलब कमाल है भाई, बहुत ज्यादा रकम आपने खर्च करनी इसी पे। लेकिन मैंने परसों वैसे देखा कि चीजें इतनी तेजी से बदल रही है कि एक पेंट मैंने देखी जो आटे के थैले से बनी थी, वो भी एक फैशन बन गया था। तो ये तो फैशन बन सकता है। और आप देखिए इतना हमने $1790 का ये ट्रैश पाउच लेके डालना है इसमें कूड़ा, क्या इसको फेंकने का दिल करेगा? क्या आप इसको फेंक सकेंगे? या फिर मेरे ख्याल से अगर ब्रांड ने बनाया है तो ये सोच के बनाया होगा कि ये रीयूजेबल होगा, मतलब इसको दोबारा से यूज़ कर सकते हैं। बहरहाल ये लग्जरी बैग इसको करार दिया है। और एक खातून ही देखिए ज़रा, खातून ही ऐसे काम करती है, महंगे महंगे एक दूसरे को जलाने के लिए ना, एक दूसरे को बताने के लिए कि आपके पास अगर महंगा ब्रांडेड हैंड बैग है तो मेरे पास महंगा ब्रांडेड ये ट्रैश पाउच है। अब आपको भी ट्रैश पाउच उससे ज्यादा भी महंगा है। ये खातून डिजाइनर है हरमीत जिन्होंने बनाया है, और जिसमें कपड़े जमा करने वाले खास महंगे थैले दिखाए गए हैं। ये जी इसमें आप कपड़े भी जमा कर सकते हैं और ट्रैश पाउच है तो कूड़ा भी जमा कर सकते हैं। और उसके बाद फिर पता नहीं आपने इसको, सिर्फ ये ट्रेंड ही है और पैसा ही है जिनके पास, ऑब्वियसली उन्होंने ख़रीदना तो ज़रूर होगा, बट इट्स रियली अनयूजुअल थिंग। चले जी आगे बढ़ते हैं। अगली खबर इंटरेस्टिंग सी है, ऐसा भी होता है, हाँ जी ऐसे कामों में ऐसा तो होता है। खेल को इतना पैशनेट जो लोग उसके बारे में होते हैं और अपने पैशन को किसी तौर पर भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते, वो शादी हो, सालगिरह हो या आपकी कोई भी पर्सनल इवेंट हो। अब ये इसकी लाइव एग्जांपल है हमारे पास। ये दूल्हे मियाँ जो हैं, इनका मैच था और मैच भी फुटबॉल का था। अब ये भी रोनाल्डो मेसी के कोई फ़ैन होंगे, इन मैच तो मिस नहीं कर सकते थे, शादी मिस कर दी, देख शादी मिस कर दी, लेकिन मैच जो है ना वो मिस नहीं किया। और अपनी शादी की तकरीब में किसको भेजा? भाई को भेज दिया आर्मी, भाई को भेजा। भाई को अच्छा ये भाई वाला ये जो रिवाज है वैसे हमारे पठानों में बहुत ज्यादा होता है शादी के वक्त, लेकिन ये देखें ना, या दोस्त को भेजा जाता है या भाई को भेजा जाता है, लेकिन यहाँ पे इसने भी कहा कि भाई अब फुटबॉल छोड़ नहीं सकता हूँ। और हमारे यहाँ तो ये भी है कि जब भी तहरीक इंसाफ का जलसा होता है या खान साहब कहीं जाते हैं तो वहाँ पे दुल्हे मियाँ बारात छोड़ के भाग के चले उधर आ जाते हैं। तो इस किस्म की मिसालें यहाँ पे मिलती है, लेकिन ये बहुत बड़ी मिसाल है कि भाई बहुत बड़ी तकरीब हो रही है ज़िंदगी की, एक बहुत बड़ा फैसला होने जा रहा है और आप कहें कि भैया फुटबॉल आज खेलना ही खेलना है, शादी चले मेरा भाई पार्टिसिपेट कर ले, तो ये वाकई में बहुत लेकिन बड़ा आपको पता है उन्होंने सोल्यूशन भी निकाला इस चीज़ का। मतलब शादी का जो फोटोशूट है जो हम दिखा भी रहे हैं, वो उन्होंने फ़ोटोशूट एक दिन पहले कर लिया, बिकॉज वो मुसलमान है तो कहते हैं कि पाकिस्तानी और पाकिस्तान के अलावा मतलब मुसलमान की जो रवायात हैं या शरई जो रवायात हैं उनको पूरा भी करना है, उन पर हम कॉम्प्रोमाइज़ भी नहीं कर सकते। तो जनाब कुछ दिन पहले जाके इन्होंने शूट करा लिया और जो तमाम रसूमात होती हैं वो अदा कर ली। लेकिन शादी के दिन जनाब ने स्वीडन जाना था और इनका कोई जो फुटबॉल क्लब था उसके कोई इनकी कमिटमेंट थी। उन्होंने कहा भी मैं कमिटमेंट तो डिसमिस नहीं करूँगा, मैं हर हाल में अपनी कमिटमेंट पूरी करूँगा। तो शादी की कमिटमेंट को ज़रा उन्होंने अर्ली कर लिया। लेकिन ये होती है खेल को लेकर या अपने किसी भी पैशन को लेकर आप इतने पॉजेसिव होते हैं। ऑल दो आगे बढ़ते हैं। अब आप हमारे में ऐसा हो जाए तो फिर बवाल ही खड़ा हो जाए। खैर ऐसे तो हो सकता नहीं है। हाँ शूट पहले किया जा सकता है अगर हम शूट के बारे में बात करें तो। अच्छा जी अगली खबर जो है ना हरमीत, वो डेली डोज करने का मुझे अपने शो में सबसे ज़्यादा मज़ा आता है, बिकॉज ये हमसे थोड़ा रिलेट कर रहा होता है। अगर ये खबर पाकिस्तान में होती तो पाकिस्तान में हरमीत हर बाथरूम सिंगर मुजरिम होता, हर बाथरूम सिंगर को सजा मिलती। लेकिन यहाँ पर मैं और सबसे बड़ा मुजरिम जो है वो चाहत अली खान होते हैं, जो सुरों के राग के बेड़ा गर्क करके आ जाते हैं सोशल मीडिया पे। आपने देखा होगा हमारे शो में भी आए थे चाहत अली खान साहब, तो इस किस्म के लोगों पे तो मुकदमे ही बनने थे। और आपकी बात दुरुस्त है कि इधर बाथरूम सिंगर इतने ज्यादा है कि गिरफ्तारियां पुलिस कम पड़ जाती गिरफ्तारियों में। लेकिन बांग्लादेश पुलिस ने कमाल किया वैसे, अच्छा काम किया। क्लासिकी मौसीकी है और क्लासिकी म्यूजिक जो है ना वो बेसुरा गाने पर बांग्लादेश ने क्या ही एक्शन लिया है, मैं कहती हूँ क्या ही एक्शन लिया है। बांग्लादेश में गुलकार जो है जनाब गिरफ्तार कर लिया गया है क्योंकि इन्होंने गाया इस तरह का कि लोगों ने समझा कि इस टॉर्चर को हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। जो मुकदमा दर्ज हुआ होगा ना उसमें दफात टॉर्चर की होंगी, ये आम आवाम को अपने आवाज़ से टॉर्चर करते हैं। तो दफात कुछ ऐसी पुलिस ने बोला कि चल पुत्र और तू चल साढ़े नाल, तू तेरे तो गाना बड़ा मुश्किल है, तू उत्थे चल। अच्छा लेकिन आपको पता है अजीब बात क्या है, अजीब भी है हैरानकुन भी है कि तकरीबन 20 लाख फेसबुक पे फॉलोअर्स हैं इनके। हरमीत आपसे मुझसे कहीं ज़्यादा है। और यूट्यूब पर 1.5 मिलियन।
तो मैंने आपसे शुरुआत में कहा कि चाहत अली खान की भी बहुत ज्यादा है, तो ऐसे लोगों को देखना भी लोग फन के लिए देखते रहते हैं। तो ऐसे वो भी बड़े राग जो है, लास्ट टाइम हमने शो में उससे रिक्वेस्ट की कि आप कोई अच्छा सा गाना आपने गाया, जो अभी उसने राग शुरू किया तो हमारी जो रोमा थी वो अपने हंसी पे काबू ना रख सकी, और मैंने कहा नहीं, अब कमाल का वो गा रहे थे। तो ऐसे बहुत सारे रागी जो हैं वो बैठे हुए हमारे आसपास, जो किसी न किसी सुर का बेड़ा गर्क करके निकल जाते हैं। और अवाम को ज्यादा गुस्सा पता है किस पे आया, सुनने वालों को? बेसिकली ये नोबेल इनाम याफ्ता राबंद नाथ, जो बांग्लादेश के बड़े अच्छे कौमी शायर हैं, और उनके जो क्लासिक गानों है ना उनको टच कर रहे थे। जनाब ने छोटा हाथ भी नहीं मारा, उन्होंने टच भी उनको किया, जिसके बारे में लोग बड़े पॉजिटिव हैं। तो बस उनके साथ इन्होंने किया, और वो माशाल्लाह, लेकिन उनका कॉन्फिडेंस, लेकिन हरमीत ऐसी चीज़ों के लिए कॉन्फिडेंस चाहिए होता है। व्हेन यू कांट कन्विंस देम, कंफ्यूज देम, कॉन्फिडेंस जरूरी होता है। तो उसने बस यही पॉलिसी अपनाई है, और पॉलिसी अपना के आपको जो भी ना है, लेकिन कॉन्फिडेंस हो तो वैसे ही इंसान कुछ कर जाता है। इसने भी कुछ कर दिया ना, नाम तो कमा दिया, आज इसको याद करें, इसलिए याद करें कि इसने गाना गाया है। गाने की ऐसी की तैसी की है, तो राग का और सुरों का बेड़ा गर्क कर दिया है, तो जारी बात है हम इसको याद कर रहे हैं, और पुलिस ने भी इसको याद करने के लिए ठिकाने पहुंचा दिया। लेकिन अब पुलिस ने कह दिया है कि जब तक आप इस पेज पर दस्तखत नहीं करेंगे कि आप एक बेसुरे सिंगर हैं, और आप लोगों को दोबारा टॉर्चर नहीं करेंगे, नहीं तो छितर पड़ेंगे फिर। एग्जैक्टली, इस माफीनामे पर आप दस्तखत करेंगे तो ही आपको आज़ाद किया जाएगा, अदरवाइज आप कैद में ही रहेंगे और अपने सुरों खुद ही। सर जैसे जहाँ पे ये कैद में होंगे हरमीत, वहाँ भी अगर ये गाना गाना शुरू कर दें तो पुलिस और वहाँ मौजूद इर्द गिर्द कैदियों का क्या हो? मैं वही कहूँगा, बेचारे को और ज्यादा छितर तुमने पढ़वाने हैं वैसे। नहीं चले जी, अब आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा हम इनकी चित्रोल नहीं कर, आगे बढ़ते हैं। आगे खबर जो है बड़ी आज के दिन की मुनासबत से, हमेशा जब हम डेली डोज करते हैं तो आज के दिन की मुनासबत से, यानी आज की तारीख़ की मुनासबत से जो भी अहम बर्थडे होती है, बरसी होती है, या फिर अगर आप उर्स की बात करें, यौम पैदाइश की बात करें, तो हम आपसे शेयर करते हैं। आज दरअसल सूफ़ी बुज़ुर्ग मियाँ मीर का यौम पैदाइश है, और एक बहुत बड़ी तादाद में लोगों को, ख़ासतौर पर अगर हम लाहौर में देखते हैं, क्योंकि लाहौर में इनका ज़्यादा है, तो लाहौर में ही मैंने बड़ी तादाद में ज़ायरीन को मियाँ मीर जाते हुए देखा है। लोग बड़ी तादाद में इनको मानते हैं। अच्छा, वैसे सोहा बहुत कम लोग जाते हैं मियाँ मीर जी के बारे में, कि जो हमारा गोल्डन टेम्पल है, जो हरमंदिर साहिब है, जिसकी बुनियाद जो है ना हमारे छठे गुरु जी गुरु अर्जुन देव जी महाराज ने इनके हाथों से रखवाई थी, और इसलिए रखवाई थी कि ये इतने आला चोटी के बुजुर्ग थे कि मैं इनके बारे में जितने भी सिख चाहे दुनिया भर से जब आते हैं, जब भी वो गुरुद्वारे में माथा टेकने आते हैं या ननकाना साहब आते हैं, तो मियाँ मीर जी के इस दरबार पे लाजमी हाजिरी देते हैं। और इनका एक बहुत बड़ा रुतबा है सिखिज़म में, और सिखिज़म में इसको लोग बहुत ज़्यादा बड़ी रिस्पेक्ट की निगाह से देखते हैं। और मैं खुद गया हूँ इनके दरबार पे, एक डॉक्यूमेंट्री मैंने शूट करनी थी, तो आज भी मैं देखता रहता हूँ कि इनके हवाले से, ख़ासकर कनाडा से या अमेरिका से, जहाँ जहाँ से सिख आते हैं, तो क्योंकि ज़ाहिर बात है कि आप देखेंगे हरमंदिर साहिब गोल्डन टेम्पल एक बहुत बड़ा मुक़द्दस मुकाम है सिखों का, और उसकी बुनियाद जो है इन्होंने ही रखवाई थी, और इनसे ही रखवाई गई थी, ताकि ये जो भेदभाव है, ये जो दूरियां हैं, जो नफरतें, ये कदूरत हैं एक दूसरे के दरमियान, ये ख़त्म हो, और हमें एक इंसानियत का जो प्रचार है वो उस तरह सिलसिला चलता रहे। तो बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं ये, और बहुत सारे खूबसूरत मैं तो नाम है हमारे सिखिज़्म में मैं स्पेशली मैं कहूँगा। हाँ, आप जो बिल्कुल बता रहे हैं, इसी इनके मुख्तलिफ इनकी आदात और इनकी जो खसूसियात और इनकी खूबियाँ, जो आपने कहा कि चोटी के इनको हमेशा माना गया है। बड़ी तादाद में ज़ायरीन जो है वो रोज़ाना की बुनियाद पर, व्यूअर्स वगैरह की तो हम बात ही नहीं कर रहे, पैदाइश की, यौम पैदाइश की, बड़ी तादाद में रोज़ाना की बुनियाद पर मैंने अपने इर्द गिर्द लोगों को इनके पास जाते हुए देखा है और दरबार पर हाज़िरी देते हुए देखा है। दरअसल मोहम्मद मीर इनका असल नाम है, लेकिन इन्हें मियाँ मीर भी कहा जाता है, मियाँ जियो भी कहा जाता है, बाला पीर भी कहा जाता है, शाह मीर भी कहा जाता है। इतने सारे माशाल्लाह इनके नाम हैं, और इनका सिलसिला नस्ब जो है बेसिकली वो 28 वास्तों से अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर फ़ारूक तक पहुंचता है। ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है, लोगों को ये पता है, और लोग जब ये कड़ी मिलती है तो वो ज़्यादा इज़्ज़त की निगाह से, ज़्यादा एहतराम की निगाह से, ज़्यादा अक़ीदत की निगाह से देखते हैं, तो इसलिए लोग बड़ी तादाद में उनके पैरोकार हैं। इसके अलावा आज के दिन की मुनासबत से हरमीत एक और ख़बर भी है, यौम पैदाइश की ही है। आलमगीर आमतौर पर सिर्फ आलमगीर ही कहा जाता है, और बहुत सुना भी है, बहुत पढ़ा भी है। अगर बच्चों की बात की जाए बुक्स में और मुख्तलिफ जगहों पर हम ये पढ़ते हैं, इनका भी आज जो है वो यौम पैदाइश है। 11 अगस्त जो है वो 1955 में 1955 में जो है ना वो इनका यौम पैदाइश था, और ये चोटी के सिंगर हैं,
बहुत ही खूबसूरत आवाज़ और लोगों ने बहुत बड़ा अभी भी ह्यूज फ़ैन फॉलोइंग रखते हैं। और अगर मैं अपने अम्मा अब्बा की बात करूं और हमारे बड़ों की बात करूं तो उस वक्त आप अगर इन्हें देखें तो जैसे आज हमारे बहुत सारे हाईलाइटेड टॉप पॉप गुलकार हैं जिन्हें हम बहुत ज़्यादा सुनते हैं, ये उस ज़माने के उस तरह के गुलकार थे जिन्हें लोग बहुत पसंद करते थे, बहुत सुनते थे और बहुत ट्रेंडी थे उस वक्त। तो लोग बहुत बड़ी तादाद में उन्हें पसंद करते हैं और बहुत ज़्यादा मशहूर। सो अगर हम बात करें इनके हवाले से ना तो बहुत ज़्यादा फेमस थे और टेलीविज़न पे हमेशा इनके गाने जो है वो जितने भी सॉन्ग्स थे वो चलते थे और डिफरेंट तरीके से इन्होंने गाया, चाहे वो और यहाँ पे नहीं सिर्फ पाकिस्तान में ये मकबूलियत नहीं थी बल्कि भारत में भी इनके गानों को काफ़ी मकबूल हुए इनके जितने भी सॉन्ग्स थे। और एक बहुत इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा नाम जिनको मैं समझता हूँ कि मैंने इनके खुद बहुत सारे गाने सुने हैं और बहुत ज़्यादा पॉपुलर गाने थे। रेडियो पाकिस्तान पे हम क्योंकि हमारे इलाकों में उस वक्त ज़्यादातर बिजली नहीं थी, इलेक्ट्रिसिटी जो है वो से महरूम थे, तो टेलीविज़न नहीं था और रेडियो पे हम इनके गाने सुनते थे और ज़माने में बड़े फेमस थे। हम छोटे छोटे थे लेकिन 90s के दौर में वो छाए थे पाकिस्तान की जो म्यूजिक इंडस्ट्री है। और प्लेबैक सिंगिंग में एक मुनफरिद इनका अंदाज था, वो बड़ा सराहा जाता था। जैसे आपने कहा कि मुख्तलिफ 2-3 ऐसे सिंगर्स थे जिन्हें बहुत ज़्यादा जिनके अंदाज में बड़ा आसानी गा सकते थे और प्लेबैक सिंगिंग इनका जॉनरा था, उनका अंदाज बड़ा मुनफरिद था और बड़ा अलग से था, इसीलिए लोग उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद करते थे। सो वी आर डन विद आवर डेली डोज फॉर टुडे। हम सिर्फ ब्रेक लेनी है, पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव से अपने शो का हम आगाज़ करते हैं, लेकिन टॉप स्टोरीज़ में डिटेल में आपको बताएंगे कि अभी सियासी सूरत हाल पाकिस्तान की इस वक्त क्या हो सकती है। विफाक और पंजाब जो बिल्कुल आमने सामने आ चुका है, इस पर क्या सूरत हाल मज़ीद वरिष्ठ हो सकती है, इस पर बात करेंगे। एक छोटी सी ब्रेक हमने लेनी है, हम वापस आते हैं। कीप वॉचिंग। गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सो बेसिकली प्रोग्राम का आगाज़ हम अपने पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव को मज़ीद आपको बताने की कोशिश करते हैं कि मौजूदा सूरत हाल क्या है। ज़रा सी हम देखते हैं कि माशी सूरत हाल बेहतर होती है तो सियासी तज़ब्ज़ुब मज़ीद बढ़ जाता है और उसके बाद हमारी सूरत हाल मज़ीद ख़राब होने की तरफ जाती है। अगर कल के दिन की बात की जाए तो आपने देखा कि कुछ अहम गिरफ्तारियाँ की गई हैं। शहबाज गिल को गिरफ़्तार किया गया है, शदीद संगीन नौयत के इल्ज़ामात और 10 से ज़ायद मुक़दमात हमने देखा कि उन पर लगे हैं और इस वक्त वो ज़ेर हिरासत है। लेकिन इस वक्त अगर पीटीआई की बात की जाए तो ममनुआ फंडिंग केस जो है उसका फैसला अदालत में चैलेंज कर दिया गया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। और सूरत हाल ऐसी है कि इंडिपेंडेंस डे करीब है, 14 अगस्त करीब है, लेकिन 13 अगस्त की पीटीआई की कॉल भी है और फिर विफाक और पंजाब को जो हम आमने सामने देख रहे हैं, इस सारी सूरत हाल पर कहाँ जाती हुई डायमेंशन नजर आ रही है, डिटेल में हम बात करेंगे। एजाज सईद साहब हमारे साथ मौजूद है, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। आपने आज के प्रोग्राम में हमें वक्त दिया सर, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। सर कहिएगा सूरत हाल क्या है। मौना सलाह की कल की एक ट्वीट थी, एक पैगाम था जिसमें उन्होंने कहा कि इमरान खान की हिफाजत के लिए हम पंजाब से पुलिस भेजेंगे और अगर हम इस्लामाबाद की बात करें तो बनी गाला के इर्द गिर्द भारी तादाद में हम वहाँ पर डिप्यूट देख रहे हैं इस वक्त जो भी पुलिस है। क्या सूरत हाल हो सकती है? मज़ीद गिरफ्तारियाँ, राना सनाउल्लाह की जानिब से कहा जा रहा है कि हम मज़ीद गिरफ्तारियाँ करेंगे जिन्होंने भी शहबाज गिल के उस पैगाम की ताईद की है। तो 13 अगस्त की इस कॉल की वजह से ये हैपनिंग्स हो रही हैं, क्या किस तरह से देख रहे हैं आप? सोहा, पहली बात यह है कि शहबाज गिल की जो गिरफ्तारी है उसके बाद फेडरल गवर्नमेंट और जो सिक्योरिटी के हमारे इदारे हैं वो इस बात का जायजा ले रहे हैं और शहबाज गिल से पूछगिछ कर रहे हैं कि जो उन्होंने बयान दिया था फौज के मुख्तलिफ रैंक्स के हवाले से, क्या वो बयान उन्होंने आज खुद दिया था या ये बयान उन्हें इमरान खान ने दिया था? क्योंकि जो गवर्नमेंट है वो ये समझती है कि इमरान खान साहब की ज़ेर सदारत एक इजलास हुआ था जिसमें ये फैसला हुआ था इस तरह का बयानिया देने का जो उन्होंने ARY के ऊपर जाकर दिया। बिल्कुल ऐसे ही है। अब अगर हुकूमत का मानना है कि अगर शहबाज गिल वादा मुआफ गवाह बन गए या शहबाज गिल ने नाम ले दिया इमरान खान का, तो हुकूमत इस बात का तहिया किए हुए है कि वो इमरान खान को गिरफ्तार करेगी, ये बात तय है। बिल्कुल। और अगर ऐसा ना हुआ या किसी और लेवल पे कुछ और मामला तय पा गए तो फिर ये मामला यहाँ से रफा दफा हो जाएगा। जो 13 अगस्त की आपने बात की कि जो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का जलसा हो रहा है, देखिए पाकिस्तान तहरीके इंसाफ एक मकबूल जमात है और पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का जो बयानिया है वो लोगों में मकबूल है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन एट द सेम टाइम पाकिस्तान तहरीके इंसाफ इस वक्त बयानिए के एतबार से एक तजब्जब का शिकार भी है। उन्हें समझ में नहीं आ रही कि वो बयानिया क्या लें। अमरीकी साजिश वाला जो मामला है
वो तो काफी हद तक एक्सपोज हो गया कि अमेरिका तो उनको हटाने में मुलव्वस नहीं था, और अगर अमेरिका था तो ये अमेरिकी सफीर को खैबर पख्तूनख्वा में बुलाकर उससे 36 गाड़ियां ली, और बाद में जब मीडिया ने सवालात अभी बाद में उठाए ये, तो कहा कि जी हमने तो अमेरिकी सफीर से ये मामला भी उठाया था। भाई एक तरफ आप इल्जाम लगा रहे हैं कि अमेरिका ने आपकी हुकूमत हटाई, दूसरी तरफ आप उनके सफीर से 36 गाड़ियां वसूल कर रहे हैं, अपने सूबे में मुख्तलिफ जो प्रोजेक्ट्स हैं उनका इफ्तिताह करवा रहे हैं। आप हैं किस तरफ, या आपका बयानिया है क्या? और अगर ये बयानिया ठीक है तो फिर अमेरिकी सफीर को बुलाना ठीक नहीं था। तो इस वक्त मेरे ख्याल में एक कंफ्यूजन है। पब्लिकली तो बड़ा स्टैंड बड़ा मजबूत है, यानी कि जो पब्लिक हमारी को बताया गया 70 साल की साजिश हुई, अमेरिका मुखालफ एक बयानिया, कतर की जंग इसलिए हार गए थे कि अमेरिकी बेड़ा नहीं आया था, ये हुआ था वो हुआ। एक 70 साल में लोगों को हमने झूठ बोल बोल के एक लोगों के ज़हन तैयार किए हुए हैं। हमारी आज भी निसाब की किताबें उठाएं, तारीख के बिल्कुल बरअक्स है, तारीख में तारीखी असबाक से बिल्कुल बरअक्स है बाज उनके हिस्से। तो वो जो कुछ पढ़ाया जाता रहा है उसकी वजह से पीटीआई का बयानिया बड़ा मकबूल है, लेकिन ये कोई आसान सूरत हाल भी सोहन नहीं है। ये एक बड़ी मुश्किल सूरत हाल है। इसलिए मुश्किल सूरत हाल है कि आपकी इकोनॉमी का एक बड़ा चैलेंज है, गो के डॉलर पीछे की तरफ जा रहा है, लेकिन ये सस्टेनेबिलिटी उसी वक्त परमानेंट होगी जब आपके यहाँ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी परमानेंट होगी। एजाज साहब ये कहिएगा कि आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ज़रा सी हम देखते हैं कि सूरत हाल सस्टेनेबल होती है, हम देखते हैं सियासी तज़ब्ज़ुब मज़ीद बढ़ जाता है। इस सारी सूरत हाल में आपने गिरफ्तारी की बात की, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है फिलहाल कि इमरान खान की गिरफ्तारी हो सकती है या नहीं। लेकिन राना सनाउल्लाह ने कल किसी निजी टीवी चैनल पर बैठ कर ये कहा कि जिसने भी शहबाज गिल के इस स्टेटमेंट की तायद की है उन सबको गिरफ्तार किया जाएगा और गिरफ्तारियाँ हो सकती हैं। ऑल दो इमरान खान की कल की स्टेटमेंट जो है सर वो ये थी कि मुझे नवाज शरीफ पार्ट 2 बनाने की कोशिश की जा रही है, उनको नाअहल किया जा सकता है तो मुझे भी नाअहल किया जा सकता है, और वो अगर सामने नहीं रहे तो ये सारी सूरत हाल और ये प्रोपेगेंडा करने की कोशिश की जा रही है। सबसे बड़ी जमात जो पाकिस्तान की सियासी जमात है उसको और इदारों को लड़ाया जा रहा है। ये सारी सूरत हाल आप किस तरह से देखते हैं? उनकी इस सूरत में ये स्टेटमेंट कहाँ जाती है, कहाँ स्टैंड कर रही है? देखिए सोहान, राना सनाउल्लाह साहब ने तो खुद मुझे बताया है, मेरी उनसे मुलाकात हुई थी तो उन्होंने खुद मुझे बताया कि भी वो तो मुसम्मम इरादा किए हुए, अगर कोई चीज मिली और गवर्नमेंट ने अगर उनको इजाजत दी तो वो इमरान खान साहब को जरूर गिरफ्तार करेंगे। एक बात। दूसरी बात यह है कि इमरान खान साहब ने मौकफ अपनाया है कि उनको और फौज को लड़ाया जा रहा है। भाई फौज को कौन लड़ा रहा है उनसे, या वो फौज से कैसे लड़ा रहे हैं? क्या फौज को समझ नहीं है या उनको समझ नहीं है? क्या फौज आके टेलीविजन के ऊपर बयान दे रही है कि हमारे रैंक्स और हो रही है? ये फौज के बयानात हैं या आपके रहनुमाओं के बयानात? बिल्कुल ऐसे ही है। ये बातें बड़ी अहम बातें, इन बातों को इस तरह नहीं करना चाहिए। देखिए फौज के ऊपर हम तनकीद करते हैं, थ्रू आउट तनकीद करते आए हैं कि फौज का सियासत में किरदार नहीं होना चाहिए। हम फौज के डिफेंस बजट के ऊपर तनकीद करते आए हैं, लेकिन फौज के रैंक्स को बताना कि जी ये रैंक्स जो है हमारे साथ है और ये रैंक्स इस सियासी जमात के साथ है और उसके साथ नहीं है, ये तो एक बड़ी संगीन सूरत हाल है। ये कोई ऐसी ये इट्स नॉट ए कॉमन थिंग, या ये कहें कि आप ये बड़ी आसान बात है, ये बात नहीं है। ये जो हमारी फौज है ना, हम जितना भी उन पे तनकीद करें, अगर उनका कोई माजी में कोई किरदार रहा है, फौजी डिक्टेटर्स आते रहे हैं, या फौज का कोई पॉलिटिकल किरदार माजी में रहा है, तो उसमें बड़ी तनकीद होती रही है। आप देखिए 2018 के इंतखाबात जब हुए तो उसके बाद फौज के ऊपर बड़ी तनकीद हुई, कोई डाउट नहीं है, हमने खुद तनकीद की। जब फौज ने सियासत में हिस्सा लिया तनकीद की हमने, लेकिन हम ये कहें कि ये फौज फलां एक जमात की और दूसरी जमात की नहीं है, या इस फौज का खुदा न खास्ता कोई एक फिरका है और दूसरा फिरका नहीं है, या ये फौज एक फिरके के हक में और दूसरे के मुखालिफ में है, या एक जमात के हक में या दूसरे के मुखालिफ है, ये तो बहुत ज्यादा है। ये बड़ी ये फौज एक नेशनल आर्मी है, ये याद रखिए। जो कौमी फौज जो होती है वो सारे सेगमेंट्स ऑफ सोसाइटी को रिप्रेजेंट करती है, वो तमाम मज़ाहब को, तमाम फिरकों को रिप्रेजेंट करती है, तमाम सियासी जमातों को रिप्रेजेंट करती है, वो कौमी फौज होती है। आप उसको सियासी जमातों में जब तकसीम करेंगे तो ये बड़ी जाती है।
अच्छा एजाज साहब, मैं बहुत सारी गुफ्तगू आप लोगों की नहीं सुन सका, लेकिन आपसे जानना चाहूंगा ये जो तनकीद का एक सिलसिला चल पड़ा, इसमें कोई शक नहीं है जो एस्टैब्लिशमेंट है उसका माजी में या अब एक किरदार है और रहा है और अब भी चल रहा है, लेकिन हम जो ये ट्रेंड देखते हैं, आपको याद होगा कि जब इख्तिदार में कोई होता है तो उसका बयानिया अलग होता है, इख्तिदार से वो हट जाते तो बयानिया अलग हो जाता है, बयानिया मुख्तलिफ। आपने देखा होगा आसिफ अली जरदारी ने सीधा सीधा थ्रेट किया था, उसके बाद नवाज शरीफ साहब ने कुछ नाम लिए थे, बाकायदा नाम लिए थे एक जलसे में, आपको गुजरावाला का जलसा याद होगा। उसके बाद मरियम नवाज साहब की मैं बात करूं तो वो भी कराची में बाकायदा तनकीद कर चुकी, बिलावल भुट्टो साहब भी कर चुके हैं। अब मामला जो है पीटीआई तक पहुंच चुका है, तो ये जो तनकीद का ये सिलसिला है ये कितना नुकसानदेह होगा एक इदारे के लिए? देखिए हरमीत, जो तनकीद है ना उसकी नोयत पहले देखें। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, मुस्लिम लीग नून ने, JUI-FA ने और बाकी जमातों ने फौज के ऊपर तनकीद क्या की? उन्होंने फौज के ऊपर तनकीद ये की कि आपका सियासत में कोई काम नहीं है, ये है उनकी तनकीद। उन्होंने कहा कि आपने 2018 के आम इंतखाबात में मुदाखलत की, आपका ये काम नहीं है, सियासी जमातों के खिलाफ कार्रवाइयां करना आपका काम नहीं है, ये तनकीद है उनकी और ये जायज तनकीद है। हमने देखा ऐसा हुआ, इन्वॉल्वमेंट होती रही। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क्या तनकीद है? इमरान खान साहब ये फरमा रहे हैं कि आप न्यूट्रल क्यों हैं? न्यूट्रल तो जानवर होता है, ये कह रहे हैं वो। आपका आइन कहता है फौज का अपना एक किरदार है और वो है सरहदों की हिफाजत। आइडियोलॉजी की भी नहीं, सरहदों की हिफाजत लिखी हुई है वहां पे, ठीक है। इमरान खान साहब कहते हैं आप न्यूट्रल मत हो, मेरे साथ आके खड़े हो जाएं और मुझे इक़्तिदार में वापस लेके आए। तो देखिए, अगर फौज आइन के तहत कहती है कि हमने किसी सियासी जमात का साथ नहीं देना या सियासत में मुदाखलत नहीं करना, तो इस बात पे तो अच्छी बात है, ठीक है। लेकिन अगर कोई सियासी जमात या किसी सियासी जमात का लीडर ये आके कहे कि नहीं आप मेरा साथ दें, न्यूट्रल मत रहें, आपके जो फलां रैंक्स के लोग हैं वो मेरी जमात के लोग हैं, ये तो बड़ी सीरियस बात है। ये तो आप फौज को सियासी बुनियादों पर तकसीम करना चाह रहे हैं। आप बताने की ये कोशिश कर रहे हैं कि फौज का ताल्लुक किसी एक सियासी जमात से, ऐसा नहीं है। फौज पाकिस्तान की फौज है और पाकिस्तान में मुख्तलिफ मज़ाहब के लोग भी बसते हैं, मुख्तलिफ सियासी नजरियात के लोग भी बसते हैं, मुख्तलिफ फिरकों के लोग भी बसते हैं। अगर फौज मुख्तलिफ नजरियात के लोगों और फिरकों में तकसीम होने लग पड़ी तो ये सबसे बड़ा नुकसान होगा पाकिस्तान का, इस मुल्क में अनारकी हो जाएगी। तो ये देखिए कि तनकीद की नोयत क्या है। दूसरी बात, बिल्कुल ठीक बात है आपकी कि जब हमारे सियासतदान इक़्तिदार में आते हैं तो उनका नुक्ता नजर कुछ और होता है और जब वो इक़्तिदार से हटते हैं तो उनका बयानिया कुछ और हो जाता है। बिल्कुल, सूरत हाल ऐसी है कि हमने हमेशा ये देखा है और ये बात बार बार हमने आगाज़ में अपने प्रोग्राम की भी की कि हम उन तमाम नुमाइंदगान को, उन तमाम पॉलिटिकल लीडरान को, जब वो जमात में होते हैं, जब वो हुकूमत में होते हैं तो किस तरह की बात करते हैं, जब वो अपोजिशन में चले जाते हैं तो बयानिया 360 के एंगल से डायमेंशन एकदम चेंज हो जाती है। अच्छा एजाज साहब, ये कहिएगा कि मैंने आगाज़ में इस चीज़ का जिक्र किया कि ये जो ममनुआ फंडिंग केस है जिसको हाई कोर्ट में अब चैलेंज कर दिया गया है, इस पर असद उमर ये और बयान भी देते हैं, मतलब बयान पे बयानबाजी जारी है। वो कहते हैं कि इमरान खान को नॉकआउट करने के लिए हमें नया आइन बनाना पड़ेगा। मतलब आप आइन को इतना फॉर ग्रांटेड लेते हैं, वो किसी भी जमात से आपका ताल्लुक है, आप इक़्तिदार में हैं या नहीं हैं। इस स्टेटमेंट को आप कैसे देखते हो? ये चैलेंज करने के बाद क्या फायदा हो सकता है पीटीआई को? देखिए, पीटीआई ने अगर कोई रिलीफ अगर पीटीआई को मिलना है तो वो अदलिया से मिलना है। दूसरी बात यह है कि फॉरेन फंडिंग केस में क्या ये बात एस्टैब्लिश नहीं हुई कि जो फंड्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ आए हैं वो गैर मुल्की अफराद और फर्मों ने दिए हैं? क्या ये बात एविडेंस कि पूरी दुनिया में मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से जो शख्स अमेरिका और बरतानिया में मतलूब है, अमेरिका में मतलूब है, बरतानिया में गिरफ्तार रहा है, अबराज ग्रुप का जो सरबराह है, क्या वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फंड नहीं करता रहा? यानी कि जो एक डर्टी मनी जिसे कह ले वो इनके पास नहीं आई, फर्म की मनी इनके पास नहीं आई। तो ये बातें तो एविडेंस आ गई सामने कि ये ऐसा हुआ है। अब एविडेंस में कितनी जान है, इलेक्शन कमीशन के फैसले में अगर कोई सुकम है
तो उसका फैसला अदालतें करेंगी जो हमारे मुल्क में मौजूद है। इन्हीं अदालतों की इमरान खान साहब तारीफ भी करते रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो 3 रुकनी बेंच है उसकी तो बड़ी तारीफें भी करते रहे हैं। लेकिन जब इसी सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान साहब के डिप्टी स्पीकर की तरफ से, कासिम सूरी की तरफ से 3 अप्रैल को दी गई जो रूलिंग है उसको 7 अप्रैल को मुस्तरद किया, उठा के टोकरी की रद्दी की टोकरी में फेंक दिया और 9 अप्रैल को इमरान खान साहब को इक़्तिदार से निकाला गया, तो वही इमरान खान साहब उसी सुप्रीम कोर्ट पे तनकीद भी करते रहे। तो अब देखिए ये मामला बड़ा संगीन है। आईन में तरमीम डिक्टेटरों ने की है, फर्द वाहिद के लिए तरामीम डिक्टेटरों ने की है, मुशर्रफ साहब ने की है, मैंने और आपने देखा है, ज़ियाउल हक साहब ने की है, अयूब खान ने की है। याहिया खान को तो मौका नहीं मिला, वो भी कर लेते अगर हालात उस वक्त के कतर के हालात बांग्लादेश के खराब ना होते तो वो भी तरमीम कर लेते। मामला यह है कि क्या इमरान खान साहब के लिए, एक फर्द के लिए तरमीम होगी? मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा आसान बहुत आपके काइंड रिव्यूज के लिए। और सूरत हाल ऐसी है कि पाकिस्तान का 75वां यौम आज़ादी है। ज़रा एक लम्हे रुकिए, अगर आप तमाम सियासी सूरत हाल से निकल कर पाकिस्तान के बारे में सोचेंगे किसी भी जमात को, तो समझ आ जाएगा कि अगली स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। हमने एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं। कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सो एक बार फिर से आपको बहुत वेलकम करते हैं। गुड मॉर्निंग फ्रॉम आवर साइड। उम्मीद है कि अब तक आपकी सुबह हो गई होगी, और अगर नहीं हुई तो जाग जाएं, बिकॉज एक ऐसी अपॉर्चुनिटी जिसके बारे में इस सेगमेंट में मैं बात करने लगी हूँ। शुरू में थोड़ा सा टच मैंने दिया था, लेकिन अब मैं दोबारा से उसे रिकनेक्ट करना चाहती हूँ, बिकॉज वी आर गोइंग टू रिकनेक्ट पाकिस्तान। जी हाँ, इस प्रोजेक्ट की बात कर रही हूँ। हम अगर बात करें कोलैबोरेशन की तो UMT यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी +A+, इसके अलावा पब्लिक न्यूज़, लेकिन जिनका ये आइडिया है जिस पर वो इस चीज़ को लॉन्च करना चाहते हैं कि यंगस्टर्स बड़ी तादाद में जो हमेशा ये गिला करते हैं कि हमारे पास प्लेटफॉर्म नहीं है, उनको दिया है ये प्लेटफॉर्म रिकनेक्ट पाकिस्तान के नाम से, कि अगर आप में स्किल्स हैं, आप प्रोडक्शन में, डायरेक्शन में, डॉक्यूमेंट्री साइड में, फिल्म मेकिंग में जाना चाहते हैं, तो आपको किस तरह से अपनी स्किल्स को इस प्लेटफॉर्म के थ्रू पॉलिश कर सकते हैं। मैं रिकनेक्ट की बात कर रही हूँ। रिकनेक्ट पाकिस्तान के को-फाउंडर हमारे साथ मौजूद हैं और इन्हें हम कहते हैं सैयद काशिफ मोहसिन साहब। इनको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। ग्रेट, गुड टू सी यू। थोड़ा सा मैंने ब्रीफ किया आम पब्लिक को, लेकिन आप उसे ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं, बिकॉज हमने इसको ब्रेक में जो डिस्कस किया है, यू गाइस वांट टू रिकनेक्ट द कॉर्पोरेट सेक्टर, एजुकेशन सेक्टर प्लस इंडस्ट्री, जिसको एक साथ अंडर वन रूफ लेके आना बहुत ज़रूरी है। तो स्टूडेंट्स के लिए कैसी अपॉर्चुनिटी है ये? स्टूडेंट्स के लिए ना ये पहली दफ़ा एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है कि ये एक लार्जेस्ट टैलेंट हंट कर रहे हैं हम, जिसमें 40 यूनिवर्सिटीज़, हमने 40+ यूनिवर्सिटीज़ पूरे पाकिस्तान से हमने जोड़ी हैं। उसके अलावा लोग भी एंट्रीज़ करा सकते हैं। तो हमारे पास बहुत सारी फिल्म्स आई हैं, और उन सारे स्टूडेंट्स, उन नए फिल्म मेकर्स के लिए ये एक इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि हम उनको उन टॉप लोगों के पास ला के उनकी फिल्में दिखा रहे हैं, जो इंडस्ट्री से हैं या मीडिया से हैं या कॉर्पोरेट से हैं। क्योंकि इन दी एंड तो यही होता है ना कि आपके पास आइडियाज़ बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन वो फाइनेंस नहीं हो पाते और कनेक्ट नहीं हो पाते, जो मुझे लगता है बीइंग अ स्टूडेंट, बिकॉज आई एम द स्टूडेंट ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी एज वेल। मैंने मैथ्स को वहीं से किया, BS में वहीं से किया, MPhil यहीं से किया। यूनिवर्सिटी की अगर हम बात करें तो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स पढ़ तो लेते हैं, बट इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट थ्योरेटिकल अप्रोच तो वो हो जाती है। प्रैक्टिकल अप्रोच में फिर आती है इंडस्ट्री, और इंडस्ट्री में स्टूडेंट्स हमें कहते हैं कि हमें मौका नहीं मिलता। अब ये जो हम एक कंपटीशन कराने जा रहे हैं, इसमें कैश प्राइजेस क्या क्या हैं, और इसमें अवार्ड भी होगा, और जो आपके पास 50+ अभी आपके पास फिल्म्स आ चुकी हैं, जी बिल्कुल, उसकी कैटेगरीज क्या क्या? उसमें हमारे पास बेसिकली 3 मेन कैटेगरीज हैं। अभी हमने सिंपल रखा है, जैसे एक डॉक्यूमेंट्री है, एक शॉर्ट फिल्म है और एक म्यूजिकल है। तो ये 3 मेन कैटेगरीज है। इनमें हमारे पास फिल्म्स आई हैं बहुत सारी, और बहुत इंटरेस्टिंग फिल्म्स हैं। इंटरेस्टिंग, मुझे उम्मीद है पूरी, और मुझे यकीन है इस बात का कि इतने टैलेंटेड हमारे स्टूडेंट्स हैं कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उन्होंने फिल्म्स बनाई होंगी, लेकिन वो फिल्म्स हम आपको भी नहीं दिखा सकते। काशिफ साहब के हवाले से एक टीजर शाउट आउट है उनकी इंट्रोडक्शन को लेके, ज़रा आप वो देखें, उसके बाद हम वापस आते हैं। दैट्स रियली गुड। इतना अरसा इंडस्ट्री में काशिफ साहब काम करने के बाद ऑब्वियसली आपको ये होता है कि आपने स्टूडेंट्स में ये चीज़ ट्रांसफ़र करनी है, ताकि आगे जाके वही पाकिस्तान में इस इंडस्ट्री को आगे लेके जाएंगे। अब जो आपके पास फिल्म्स आई हैं वो किस तरह की हैं, और जो रिव्यूज़ आपको बाद में इस प्लेटफॉर्म से मिले वो हाउ इज़ दैट?
बहुत ही इंटरेस्टिंग, कुछ फिल्म्स तो इतनी इंटरेस्टिंग हैं कि मैं आपको बताऊं कि वो क्वेटा से हमें कुछ फिल्म्स आई हैं जो अफगानिस्तान में भी उस फिल्म को ले गए अंदर शूट करने के लिए, और वो इतनी इंटरेस्टिंग आइडियाज़ है, मैं अभी नहीं बता सकता। इंटेलेक्चुअल, बिकॉज ये थोड़ा रिलीज हो जाएगा, हम नहीं बताना चाहते। हाँ, वो इतनी मज़ेदार। और मैं जनरली तो ठीक है, आपका एक होता है ना कि जी स्टूडेंट जो हैं बहुत अच्छा टेक्निकली भी सीख रहे होते हैं, ज़ाहिर बात है, सब इसी तरह जाते हैं, लेकिन कुछ फिल्म्स जो हैं वो टेक्निकली भी बहुत साउंड फिल्म्स हैं। जिस तरह से वो शूट हुई हुई हैं, जिस तरह से उनका साउंड डिज़ाइन हुआ है, वो बहुत ही मज़ेदार है। इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमने कोशिश की है वो करने की, कि जो स्टूडेंट्स को इस तरह के प्लेटफॉर्म पे लाके उनकी फिल्म्स को दिखाया जाए, क्योंकि जो सबसे ज़्यादा चीज़ इस सारी चीज़ में मैटर करती है वो होता है सेल्फ कॉन्फिडेंस, एप्रिसिएशन। हाँ, तो अगर आपकी फिल्म उस तरह से चले और वो मीडिया पे उसको ऐसे मिले, तो जो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बेहतर होता है उसमें फिर आई एम श्योर। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। पिछले साल जब हमने ये अवार्ड शो कराया था तो गिलगित बल्तिस्तान से हमें एक फ़िल्म आई, एक लड़की ने भेजी, जो कि बड़ी एक छोटी सी फिल्म थी। ऑफ कोर्स उसमें फ्लॉज थे, जाहिर है बजट ये वो, लेकिन हमने क्योंकि वो ऐसी जगह से फिल्म आई थी, हमने उसके लिए एक स्पेशल कैटेगरी रखी और उसको अवार्ड दिया। और उसका फ़ायदा क्या हुआ देखें, उस लड़की ने उसके बाद वहाँ पे एक अपना क्लब बनाया। उसमें वो जो लड़कियाँ वहाँ पे जो डरती जो भी थी, जो करना चाहती थी काम, उनका एक ग्रुप बना के एक फिल्म पूरा क्लब बनाया, और इस दफ़ा उन्होंने 4 फिल्म सबमिट की। Oh my goodness, oh my goodness। तो ये है वो सारा। और अभी हम उन एरियाज की बात करें जहाँ पर इक्विपमेंट उस तरह से नहीं है, उस तरह से फैसिलिटीज़ नहीं है। अगर हम मूवीज़ की बात करें तो हरमीत हमारे साथ है। हरमीत का अच्छा खासा एक्सपीरियंस है मूवीज़ को लेके, और आप देखते भी हैं प्रोडक्शन, डायरेक्शन। तो हरमीत, कैसे देखते हैं आप इस अपॉर्चुनिटी को? मुझे थोड़ी सी डिस्टॉर्शन आ रही है आवाज़ में, मुझे क्लियरली आप लोगों को सुन नहीं पा रहा हूँ, लेकिन काशिफ साहब की गुफ्तगू से क्या अंदाज़ा ले रहा हूँ कि जो नया टैलेंट है। काशिफ साहब, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि हमने देखा है बहुत सारी एजेंसीज के लोग हमारे पास शो में भी आए, हम उनसे जब बराह रास्त भी मिले हैं, तो हमने एक चीज़ नोट की है कि जो नया थोड़ा सा मेरे ख्याल से अमेरिकन प्रॉब्लम है। हरमीत के सवाल को मैं कंटिन्यू कर लेती हूँ। हरमीत, दरअसल मुझे ऐसा लगता है कि वो कहना चाह रहे हैं कि जब हम कनेक्ट करते हैं और हमने जो कनेक्शन शुरू में बिल्ड करने की कोशिश की कि हम इंडस्ट्री को, एजुकेशन, एकेडमिक साइड को और हम कॉर्पोरेट सेक्टर को करना चाह रहे हैं, तो गेस्ट में कौन कौन होगा, जजेस में कौन कौन होगा, किस किस फील्ड में हमने लोगों को कनेक्ट किया है? अच्छा, जजेस में तो हमारे पास बहुत सारी जूरी कराची से जो इंडस वैली स्कूल के हेड्स हैं वो हैं हमारे साथ। उसके अलावा बहुत सारी एक खातून हैं जो विजुअल एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं, वो भी हैं हमारे साथ। यहाँ पे नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट से हमारे पास लोग हैं, लंदन से एक फिल्म मेकर हैं, वो हमारे साथ हैं। तो बहुत बड़ी। अच्छा, ये सबसे इम्पोर्टेंट कि ये रिकनेक्ट का आया कहाँ से आइडिया? हाँ, ये रिकनेक्ट जो है ना, हम एक्चुअली अपनी जो लॉस्ट लेगेसी है ना, उसके साथ रिकनेक्ट करना चाह रहे हैं अपने ये सब लोगों को। उसके साथ साथ जो हमारे लीडर्स थे, लेट्स से कायदे आज़म इकबाल, और उसके पीछे प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो वो जो एक सारी चीज़ है ना, उसको हम रिकनेक्ट करेंगे। वो सारे आइडियाज़ को, उस सारी चीज़ को हम मॉडर्न तरीके से नए इक्विपमेंट, नए आइडियाज़, नए टूल्स के साथ ला के उन आइडियाज़ को जब प्रेजेंट करेंगे तो आई एम श्योर इट कैन चेंज द वर्ल्ड। काशिफ, देखिए, ये तो आपका थॉट प्रोसेस है ना। आपके आइडिया के साथ यंगस्टर्स की नई सोच, उनका थॉट प्रोसेस मिल जाए तो आप सोचें कि वो किस पीक तक जाता है। और आप देखिए कि यंगस्टर्स बड़ी तादाद में आजकल, अगर छोटी डॉक्यूमेंट्री की बात करें तो वो इस तरह की बना लेते हैं कि बाज़-औक़ात बड़े जजेस भी और एक्सपर्टीज़ जो लोग रखते हैं वो भी देखकर सोचते हैं कि बच्चे ने कहाँ से सोचा है, इतने कम सहूलियात के साथ किस तरह से आप इतना अच्छा काम कर सकते हैं। लेकिन ये प्लेटफॉर्म आपके लिए ही है, और मुझे खुशी है इस बात की कि इस प्लेटफॉर्म से हम कर्टन रेजर भी करेंगे। हम दिखाएंगे आपको कि 15 को इवेंट जो होने जा रहा है, अगर आपने दफ़ा मिस कर दिए तो नेक्स्ट टाइम अपने आप को कनेक्ट करना, आपने मिस नहीं करना। ये कर्टन रेजर आप देखें, फिर हम वापस आते हैं। Really good। तो यूनिवर्सिटीज़ हमारे पास है 45+, राइट सर? स्टूडेंट्स के रिएक्शंस क्या हैं? दे आर वेरी एक्साइटेड। बहुत ज़्यादा। जब हमने इसको लॉन्च किया तो उसका एक इंट्रोडक्टरी मैंने जाके वर्कशॉप्स कराई छोटी छोटी, जो कि हम किनेट कॉलेज में गए, लम्स में गए, गवर्नमेंट कॉलेज में, यूएमटी, यूसीपी, वहाँ पे मुझे लगा कि जैसे ऑलरेडी वो कुछ इंतज़ार कर रहे थे कि हमें कोई ऐसी चीज़ मिले, मौका चाहिए हमें। हाँ, तो वो उनसे हमें बहुत अच्छा और बड़ा अच्छा रिस्पांस मिला। जाहिर है उनके साथ बैठ के फिर बहुत सारी नई चीज़ों को हमने फाइन ट्यून करने का भी मौका मिला, जिसकी वजह से अब बड़ा अच्छा रिस्पांस है।
और इंशाल्लाह आप देखेंगे बहुत अच्छी फिल्म। अच्छा कैसे ये कहिएगा, ये जो गैप है इसे आप किस तरह से देखते हैं? बहुत बड़ी तादाद में स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि हम पढ़ तो लेते हैं, वो फिल्म मेकिंग हो, वो मीडिया कम्युनिकेशन स्टडीज़ हो या XYZ कोई भी डिग्री हो, मार्केट में उतनी बड़ी तादाद में इन बच्चों को यूटिलाइज़ करने का या इनकी स्किल्स को पॉलिश करके काम करने का इतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। इसे आप किस तरह से देखते हैं? अगर हम लॉलीवुड की बात करें, हम बॉलीवुड हॉलीवुड की बात नहीं कर रहे, लॉलीवुड इंडस्ट्री जो है इस वक्त हमने देखा कि ईद पे 5-6 मूवीज़ रिलीज़ हुई हैं, लेकिन इन स्टूडेंट्स की अगर बात करें तो ये भी उतना ही अच्छा काम कर सकते हैं। तो ये जो बजटिंग है, फंड्स हैं, आपने तो ये इनिशिएटिव लिया कि आप कैश प्राइजेस भी दे रहे हैं, अवार्ड भी दे रहे हैं, लेकिन ये जो गैप है, इस डेफिशिएंसी को कैसे कवर किया जा सकता है? अच्छा, अभी ये थोड़ा सा डिटेल में देखने की ज़रूरत है। देखें, मैं एक ट्रायंगल की बात करता हूँ। आप जब आप एक आइडिया कंस्ट्रक्ट करते हैं ना, तो उसको कंसेप्चुअली, एस्थेटिकली और टेक्निकली जोड़ते हैं, ठीक है, तो वो एक अच्छी फिल्म बनती है। ठीक है, कंसेप्चुअली तो आपने थ्योरी पढ़ ली, अब एस्थेटिक और टेक्निक को सीखना सिर्फ स्कूल में नहीं है, आपने इंडस्ट्री में जाना है। और अगर आपने फिल्म मेकर बनने का सोचा है ना, तो मान लें मेरी बात, आप समझ लें कि आप पागल हो गए हैं। पागल इन द सेंस यू आर क्रेजी। सो आपको जाना है, आपको जहाँ से मौका मिलता है सीखने का आप सीखें। जितना ज़्यादा शूट करेंगे उतनी आपकी स्किल इन्हेंस होगी। ये बिल्कुल उसी तरह से कि आप ड्राइंग करने के लिए पेंसिल को बार-बार शार्पन करना पड़ता है, तो बिल्कुल इसी तरह ये आपने एक दफ़ा पढ़ लिया नहीं, जितनी ज़्यादा फिल्में बनाएंगे, जितना ज़्यादा आइडियाज़ को करेंगे, तब समझ आएगी। मतलब थ्योरेटिकल अप्रोच तो चले हैं, लेकिन प्रैक्टिकल, लॉजिकल और टेक्निकल अप्रोच भी आपको, मेरे ख्याल से वो आपकी स्टडीज़ के टाइम से ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा सीखना पड़ता है। लेकिन आजकल चीज़ें बड़ी आसान हो गई हैं। आपने देखे चले, आपने जिस ज़माने में काम शुरू किया होगा, इक्विपमेंट्स की शदीद कमी होगी, बहुत ज़्यादा। लेकिन अब देखिए ना, कुछ भी नहीं तो हमारे पास ये एक अदद आईफोन है, इट इज एवरीथिंग। मतलब आप वन मैन आर्मी है, आपने एक चीज बनाई, आप उसकी व्यूअर भी पहले खुद हैं, एडिट भी आपने खुद किया है, एनएलए भी आप खुद हैं, आप वीडियो मेकर भी खुद हैं, आप एक्टर भी हैं। अब चीज़ें कितनी आसान हो गई हैं। जो आपके पास डॉक्यूमेंट्रीज आई हैं, जो आपके पास चीज़ें कंटेंट आया है, वो किस किस तरह से लोगों ने बनाया? लोगों ने आईफोन से भी हमें भेजी हैं फिल्म्स बनाई हुई, और वो बड़ी अच्छी शूट हुई है। देखिए, अब समझने की ये ज़रूरत है कि इट्स नॉट, इट हमेशा से था, बट नाउ अब तो ये है कि इट इज़ नॉट द कैमरा, इट इज़ द मैन बिहाइंड द कैमरा। सो अगर आपको सेंस है लाइटिंग की, आपको सेंस है कॉम्पोजिशन की, और अगर आपको सेंस है कंसेप्चुअल डिज़ाइन की, तो मैं कहता हूँ पुराना भी कोई आईफोन का मॉडल दे देना, आप उस पर भी उतनी ही अच्छी फिल्म्स बना देते हैं। मैं आपको हॉलीवुड की मैं आपको मिसाल दूंगा कि हॉलीवुड की जो टॉप फिल्म है, उसमें जो इंसर्शन के लिए जो कैमराज रखे होते हैं, वो सारे एरी नहीं होते, वो सारे छोटे कैमराज इंसर्शन पे रखे होते हैं। और आपको पता चलता है कोई कि ये बीच में हमने कोई छोटा कैमरा, तो ये वो है ना, आए है, और वो आपको पता है कि किसकी स्ट्रेंथ क्या है, और वो आप लगाते हैं, वो पता चलता है। तो ये आपको स्ट्रेंथ स्टूडेंट को ना वो सीखना है, और ये ऐसी टेक्निकलिटीज़ हैं जो आप सीख जाएंगे तो कम वक्त में आप ज़्यादा अच्छे से अपनी एक्सपर्टीज़ को पॉलिश कर सकते हैं। कुछ ज़बरदस्त से शाउट आउट्स हैं हमारे पास। मुस्तनसर हुसैन तारड़ का पहला शाउट आउट है, और वो बड़ा इंडोर्स कर रहे हैं और बड़ा अप्रिशिएट कर रहे हैं इसको। आप वो शाउट आउट देखिए ज़रा। दैट इज़ द रियल मीनिंग ऑफ रिकनेक्ट पाकिस्तान। बेसिकली मैं जब अवार्ड शोज़ देखती हूँ या हम अवार्ड शोज़ हमारे दिमाग में आते हैं तो हमें होता है अच्छा फिल्म इंडस्ट्री के एस्टैब्लिश्ड एंकर्स होंगे, एस्टैब्लिश्ड एक्टर्स होंगे, एस्टैब्लिश्ड फिल्म मेकर्स, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर्स होंगे। लेकिन ये जो फिल्म अवार्ड्स का जब मैंने सुना तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि वो यंग लॉट जो अप्रिसिएशन भी चाहती है, अपने आप को बूस्टअप करना भी चाहती है, उनको इस चीज़ की ज़रूरत है। बिल्कुल। अच्छा, एक तो ये है कि अगर हम थोड़ा सा देखें ना, अब हमारे पास जैसा भी आपने कहा कि हमारे पास इक्विपमेंट आ गया, सारा कुछ आ गया, तो हम लोग इसमें करना ये चाह रहे हैं कि जो हम थोड़ा सा जहाँ पे हम वापस पीछे चले गए ना, वो ये है कि हम कंसेप्चुअली उतने स्ट्रॉन्ग नहीं रहे, क्योंकि टेक्निक्स इतनी आ गई है ना। सोचना छोड़ दिया, सोचना हमने छोड़ दिया। परफेक्ट, बिल्कुल। तो ये जो हमारा पूरा अवार्ड शो है, इसको इसीलिए हमने एक यूनिवर्सिटी के साथ जोड़ा है, ताकि उस एजुकेशन का जो असल इस्तेमाल है ना, कि आपकी दिमाग की बत्ती जलाए, तो वहाँ इसको हम रख के उन कॉन्सेप्ट्स पे, उन लॉस्ट लेगेसीज पे, उस रिकनेक्ट से दोबारा जोड़ा जाए, ताकि भाई अब आपके पास सब कुछ तो अवेलेबल है, लेकिन दिमाग भी तो चलाए ना आप सर अपना। और अब आपको एज ए फिल्म मेकर पता होना चाहिए अब आप फिल्म बना किसके लिए नहीं। अच्छा, कॉग्निटिव प्रोसेस है आपका, ये आपका एक्सप्लोर करने का जो एक तरीका होता है। आपने बिल्कुल सही कहा कि वो ज़रा कम हो गया। वो क्यों कम हो गया? क्योंकि टेक्निक्स इतनी आ गई हैं, हमें हर चीज़ का तो जुगाड़ मिल जाता है, हर चीज़ की हमें टेक्निकलिटी मिल जाती है। हम ऐसे कोई भी चीज़ यूट्यूब करते हैं और हमें ट्यूटोरियल मिल जाता है।
लेकिन अगर हम टॉपिक्स की बात करें तो टॉपिक्स क्या क्या हैं, इसलिए आपके पास इतनी सारी 45 प्लस अगर मूवीज़ और फिल्म्स आई हैं तो उसमें किस किस तरह के टॉपिक्स हैं, या आप लोगों ने कैटेगराइज कर लिया था कि यही टॉपिक होने चाहिए, माशरती कुछ इश्यूज हो जाएं, कुछ XYZ? नहीं, हमारे जो सेम जैसे कि ओपन एंडेड था? नहीं, हमारे थे कि जैसे लॉस्ट इस्लामिक सिविलाइजेशंस हैं, हमारे हीरोज कौन से हैं, हमारे कंटेम्प्रेरी इश्यूज जो हैं जिसमें इस्लामोफोबिया है, जिसमें यू नो जो हमारी काउंटरिंग जो करना है इसको, कल्चरल ऑनस्लॉट है जो बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हो रहा है। एथिक्स और कैरेक्टर बिल्डिंग है जो हमारी रियल प्रोग्रेस है इकोनॉमिक, साइंस, टेक्नोलॉजी और सोशल बिहेवियर में, वो उस पर भी हमारी थीम थी। और पाकिस्तान जो एक बीकन ऑफ होप है उस सारे लोगों के लिए, उसमें हम क्या कर सकते हैं। उसके अलावा हमने प्रोजेक्ट रिकनेक्ट ने जो एक और भी प्रोजेक्ट जो साथ साथ देखिए, बिकॉज मेरा ज़्यादा जो फिल्म्स बनाई हैं, एड फिल्म्स बनाई हैं जैसे कि आपने देखा ही है, तो वो उसमें मैंने ये ब्रांडिंग की टेक्निक्स जो है ना उसके साथ बहुत ज़्यादा टाइम गुजरा है। तो अब हम हर तरह से जब बच्चों को कनेक्ट करके ला रहे हैं, तो उसमें हमने जो एक और भी प्रोजेक्ट रिकनेक्ट ने प्रोजेक्ट किया था जो प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर था, ठीक है। वो हमने एक नात अंग्रेज़ी में बनाई थी ताकि हम इंटरनेशनल ऑडियंस को कर सकें। वो एक कोलैबोरेशन थी पाकिस्तान, टर्की और US में। जो टर्की के एक पोएट थे वो उन्होंने हमारे साथ कोलैबोरेट किया, और जो US के एक साउंड डिज़ाइनर, उन्होंने साउंड मास्टर और सारा कुछ हमारे लिए किया। ये कॉम्पोजिशन सारी यहाँ पे मैंने की थी, एंड आई ऑल्सो सैंग दैट। लेकिन उन सारों को हमने करके हमने वो नात किया और उसका बहुत ही ज़बरदस्त रिस्पॉन्स है, फीडबैक था इंटरनेशनली जब हमने वो किया उस तरह से। तो हमारा इरादा है कि पूरे जैसे अभी हमने टर्की के साथ किया है, तो उसके बाद लेट्स से बांग्लादेश, ईरान और ये सारी कंट्रीज से कोलैबोरेट करके वो एक पूरा दोबारा से रिवाइव करें। अच्छा, आप इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव की बात कर रहे हैं, तो इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव में मेरे शो में मैंने बहुत देखा है, मेरे पास बहुत सारे ऐसे यंग बच्चे आए हैं जो मेरे ख्याल से अभी तक स्कूल गोइंग हैं या फिर वो कॉलेज गोइंग है, यूनिवर्सिटी तक वो नहीं पहुँचे जी। बहुत वो इंडोर्स करते हैं, बहुत खुश होते हैं कि इंटरनेशनल लेवल पर बहुत सारे अवार्ड्स, बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जिस पर जाके उन्होंने अपने आप को मनवाया है। उन्हें अवार्ड भी मिला है, बट देयर इज़ नो अपॉर्चुनिटी इन पाकिस्तान फॉर ऑल ऑफ देम। उनका कहना ये है कि हमें यहाँ से अवार्ड मिला, हमें वहाँ से अवार्ड मिला, और इतनी बड़ी तादाद में जहाँ पर पूरी दुनिया से तमाम ममालिक से आते हैं बच्चे, वहाँ पर पाकिस्तान को एक पहचान मिलना, एक पाकिस्तान को अवार्ड मिलना बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात। वो बच्चे बहुत बड़ी तादाद में। अभी आपने यूनिवर्सिटीज़ को कैटर किया है, व्हाट इज टॉकिंग अबाउट, लाइक इफ आई एम टॉकिंग अबाउट यूनिवर्सिटी, स्कूल, कॉलेज, इनको कैसे कैटर करेंगे? अच्छा, स्कूल कॉलेजेस भी इसमें हमारे साथ आए हैं। स्कूल से भी कुछ एक दो बच्चियों ने हमें फिल्म्स भेजी हैं, वो बिल्कुल स्कूल की बच्चियां थी। अच्छा। क्योंकि ऑब्वियसली ओपन एंडेड था, कोई भी कर सकता था, तो उन्होंने वो बड़ी मज़ेदार फिल्म्स हैं वो आई हैं। और साथ साथ जब हम अब इसको जैसे अभी क्योंकि हमने ग्राउंड तो बना दिया इंटरनेशनल प्रोजेक्ट करके, तो अब हम नेक्स्ट इंशाल्लाह जो करेंगे वो हम इस प्रोजेक्ट रिकनेक्ट का जो अवार्ड शो है और ये सारा कुछ ये हम इंटरनेशनल लेके जा रहे हैं। ओके, दैट्स तो फिर ऑब्वियसली ये पाकिस्तान के बच्चे भी उसमें शामिल होंगे और जो इंटरनेशनल सारी कम्युनिटी है उसको भी। तो वो जो अब यहाँ से और वहाँ से जो फिल्म्स आएंगी तो उनको इंटरनेशनल एक्सपोजर मिलेगा। अच्छा, इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट वर्कशॉप्स, सेमिनार्स, ट्रेनिंग्स जिसकी बड़ी ज़रूरत है, लोगों को बहुत सारी चीज़ें पता होती है, लेकिन हमने आज कहा कि आजकल हर चीज़ एक क्लिक पे, हमें कुछ भी चाहिए हम ट्यूटोरियल निकालेंगे, यूट्यूब देखेंगे, हमें सब आ जाएगा। लेकिन उसके बावजूद भी आपने कहा कि ये बत्ती जलाना ना बहुत ज़रूरी है कि सोचो क्या कर सकते हो, मुनफरिद क्या करना है। उसके लिए अभी हम अवार्ड सेरेमनी तो कर रहे हैं, हम लोगों को कंपटीशन में भी लेके आ रहे हैं, लेकिन ट्रेनिंग के हवाले से अगर बात की जाए, एक्सपर्टीज़ के हवाले से बात की जाए, अपने उन किरदारों को लेके आना ऑन प्लेटफॉर्म जो कि वाकई हमारी इंडस्ट्री के बड़े माने नाम हैं। ड्रामा इंडस्ट्री की बात करें, एक से बढ़कर एक डायरेक्टर, प्रोड्यूसर एक से एक बढ़कर एक है। अब उनसे लोग सीखना चाहते हैं, हाउ टू अप्रोच देम? अच्छा, एक तो हमारा प्लेटफॉर्म है, इसमें हम बहुत सारे लोगों को लेके आ रहे हैं। एक तो हमारा आपको सामने नजर आ रहा है ना जूरी का पैनल, जिसमें ये सारे लोग हैं। इसके पीछे भी एक बहुत सारी एक पूरी टीम चल रही है, पैनल है पूरा। हाँ, जिसपे जो थिंक टैंक्स जिसको आप कह लें, जो कई दफ़ा लोग होते हैं कि वो सामने नहीं आना चाह रहे होते, लेकिन वो बिहाइंड द सीन, बिहाइंड द कैमरा, उनकी सारी इंटेलिजेंस, उनकी सारी जो ज़िंदगी गुजरी है उसको हमने इसमें इनकॉर्पोरेट किया हुआ है। तो वो हमारे साथ मौजूद है। अभी UMT के साथ और भी एक दो यूनिवर्सिटीज़ के साथ हमारी बात चल रही है कि हम इसके फ़ौरन बाद हम एक पूरी वर्कशॉप्स का एक सेशन करने वाले हैं। ओके। तो क्योंकि वो उस इंट्रोडक्टरी जो मैंने जब जाके कराई वर्कशॉप्स, तो उसमें एक बड़ा महसूस भी हुआ कि गैप भी है और लोग बच्चों को एक बिल्कुल करंट वाली भी चाहिए ना। एक तो आप कॉलेज में पढ़ते हैं और एक जो इस तरह का बंदा जिसने 20 साल बिल्कुल सेट्स पे सारी ज़िंदगी गुजारी है और
वो एक्सपीरियंस किसी और तरह से वर्कशॉप्स कराता है। वेरी ट्रू। तो जब मैंने वो वाली वर्कशॉप्स कराई तो आप यकीन कीजिए कि मैं आई एम वेरी होपफुल। तो इवन जब मैं वो बच्चे जब ये मैं फीडबैक लेता था कि जी बच्चे जी नहीं उन्हें तमीज़ नहीं है जी, वो नहीं है, वो सुनते नहीं है, क्लास नहीं अटेंड, मेरा ऐसा कोई एक्सपीरियंस नहीं है। Because they want to learn, हाँ, they want to know, they have that passion to learn more. मैं आपको इवन ये बताऊं, इवन लम्स में आपके यूएमटी में जब मैं गया हूं तो बच्चे लम्स वाले मुझे पार्किंग लॉट तक छोड़ने आए, ठीक है। आपके जो यूएमटी के बच्चे हैं उन्होंने मुझे जाने ही नहीं दिया। और वो जो मैं अभी बता रहा था नुमान को भी, आपके जो प्रोड्यूसर हैं, कि वो मुझे नजर आ रहा था कि वो चिप इन हो रहे हैं पैसे, और उन्होंने कहा बस नहीं चाह रहा कि वो आपके अंदर से वो टैलेंट निकाले और सीख ले, और वो चिप इन हो रहे हैं और कह रहे हैं कि सर हमने आपको कैंटीन लेके जाना है, ठीक है, और जो मर्जी। तो इट वाज सो स्वीट एंड सो नाइस। इसका मतलब ये कि अगर हम कहते हैं ना तो सिर्फ हम कहते नहीं है कि एक बहुत बड़ी तादाद है बच्चों की जिनमें टैलेंट बहुत ज्यादा है, लेकिन वो सीखना चाहते हैं। बाकी हमारे नौजवान ऐसे हैं जो सीखना चाहते हैं, हम उन्हें नहीं कह सकते कि वो काहिल है या सुस्त है। बहुत बड़ी तादाद ऐसी है जो कि वाकई कुछ करना चाहते हैं, जिनमें कुछ लगन है करने की, और उनके लिए ये प्लेटफॉर्म है जिसे हम कहते हैं रिकनेक्ट पाकिस्तान। काश साहब बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। बहुत ही प्रोडक्टिव सी डिस्कशन रही है, और एक बार फिर से मैं इंडोर्स कर दूँ इस चीज़ के लिए कि अगर आपने इस दफ़ा पार्टिसिपेट किया है दैट इज़ रियली गुड, लेकिन अगर नहीं किया तो नेक्स्ट टाइम मिस ना करें। कनेक्ट हो जाए रिकनेक्ट पाकिस्तान के साथ, ताकि हम पाकिस्तान को और अच्छे से पोर्ट्रे कर सकें पूरी दुनिया में। हमने एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं। कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सो पूरे शो में हमारी कोशिश होती है कि हर सेगमेंट को आप ऐसे ट्रांसपेरेंट तरीके तक आपसे पहुंचाया जाए ताकि आप देखकर कम से कम अपने मॉर्निंग को तो बेहतरीन बना सके, लेकिन ज़िंदगी में भी कुछ ना कुछ प्रोडक्टिव ज़रूर कर सके। तो इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट दिस वन सेगमेंट, तो हमेशा कोई ना कोई ऐसी इंस्पिरेशनल स्टोरी हम आपसे ज़रूर शेयर करते हैं कि किस तरह से अगर आप किसी को कामयाब देखते हैं तो कामयाब तो देखते हैं, लेकिन उसके पीछे एक जर्नी होती है, एक स्ट्रगल होती है, सक्सेस स्टोरी होती है, वो शेयर करना बहुत ज़रूरी होती है। आज आपसे मुलाकात कराएंगे हम औरंगज़ेब की। सिर्फ 100 रुपये दिहाड़ी पर बस कंडक्टर थे ये, उसके बाद गाड़ियाँ भी वॉश की। आज जिस मकाम पर हैं वो उनकी ही ज़बानी हम सुन लेते हैं, आपको बताने की बजाय, ताकि आप सोचें कि अगर अभी आप जो काम कर रहे हैं वो छोटा या बड़ा नहीं होता, बड़ा इंसान बनने में टाइम लगता है। औरंगज़ेब कैसे हैं आप? आपको अल्लाह का शुक्र है, थैंक यू वेरी मच। अच्छा जी बताएं, अगर मैंने इंट्रोडक्शन में सिर्फ एक सादी सी बात की कि 100 रुपये दिहाड़ी पर काम से काम का आगाज़ करना एक लंबा सफ़र होता है, कैसे सफ़र होगा? सफ़र बिल्कुल सफ़र ही होता है। अगर तो मैं अपने आप को देख के बात करूं तो मैंने अपनी लाइफ का स्टार्ट आफ्टर मैट्रिक स्टार्ट किया, बस कंडक्टरी भी की, लोगों की गाड़ियां भी वॉश की, बातें भी बहुत सुनी, और ये कि मैंने उन सब चीज़ों को एक स्ट्रगल के अंदर कन्वर्ट किया। मेहनत के अंदर मैंने ये नहीं कहा कि मैं ये काम कर रहा हूँ तो मैं ऐसे ही छोटा हो जाऊंगा। मैंने उस चीज़ को जो सा है वो बिल्कुल भी अपने ऊपर हावी नहीं किया, और मैंने अपनी मेहनत को जारी रखा। जब मैं इस पीरियड में था तो बड़े दुनिया मुझसे मिलती थी, तो मुझे कहती थी कि नहीं बच्चे आप आगे पढ़ो, आगे स्ट्रगल करो। तो वो जो लोगों की बातें थी उनको मैंने अपने अंदर समाया और उसको मैं लेके आगे चला। आहिस्ता आहिस्ता मैंने इंग्लिश सीखी। इंग्लिश सीखने के बाद ये कि मैंने डिफरेंट कॉल सेंटर्स में काम किया। 2007 में जैसे ही PTCL प्राइवेट हुई तो लकीली मैं उसके अंदर सेलेक्ट हो गया। सेलेक्ट होने के बाद मैंने PTCL में बड़ा अच्छा मैंने अपना टेन्योर गुजारा 3 साल। फिर आहिस्ता आहिस्ता मैंने फिर और मज़ीद मेहनत की, अपने आप को और मैंने पॉलिश किया। पॉलिश करने के बाद फाइनली मैं 2009 में नेटसोल टेक्नोलॉजीज़ में मैं सेलेक्ट हो गया, वन ऑफ द बेस्ट सॉफ्टवेयर हाउस इन द पाकिस्तान। और बड़ी अर्ली एज थी, ऑन दैट टाइम आई वाज 19 ईयर्स ओल्ड। वहाँ से मैंने और मज़ीद अपनी स्ट्रगल का जो सा है वो मैंने मज़ीद शुरुआत की। अच्छा, आपकी तारुफ का एक और हिस्सा जो मैंने शुरू में मिस कर दिया, दरअसल औरंगज़ेब बाइकिंग का बहुत बड़ा शौक़ रखते हैं, बाइकर भी हैं, और ये शौक़ पूरा करने के लिए ऑब्वियसली वो शौक़ उस एज में उस तरह से पूरा हो नहीं सकता था। ऐसे ही है। मैं थोड़ी सी रोशनी अपने थोड़े से और पास्ट में डालूँ इन माई स्कूल लाइफ, तो मैं फ्रॉम द डे फर्स्ट आई वाज द लवर ऑफ BMW। ओके। BMW बाइक। तो BMW बाइक
का सिर्फ मेरे पास उस टाइम एक लोगो होता था। आज BMW बाइक है। आवाम को जरा ये बता दें ताकि उनको पता चले कि शुरू कहाँ से किया था। देखिए जी, हमने क्या पूछना औरंगजेब से, हम आपको दिखा रहे हैं कि आज वो ख्वाब जो सिर्फ मर्सिडीज BMW के इस लोगो से, जो लोगो आपके हाथ में था ना, वहाँ से लेके इस बाइक तक का सफ़र जो है वो हम ज़रा औरंगजेब की ज़ुबानी सुन रहे हैं। लेकिन ये जो हमने विजुअल्स दिखाए हैं लोगों को, ये लाइव एग्जाम्पल है इस चीज़ की कि एवरीथिंग इज़ पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड। Exactly, everything is possible. Like we need too much work hard. If we work hard, we will be success Yeah. in the world. तो बस ये कि hardship अभी भी still I am struggling in my life. मेरे बहुत सारे मीन्स के मोटिव हैं जो मैंने भी अचीव करने हैं। So this is my first motive which one I was achieved in my life. तो मैं इसको लेके आगे मजीद चल रहा हूँ क्या और चाहते इसको हैं आगे मजीद मुस्तकबिल में, आपके क्या क्या प्लान्स हैं? मेरा तो प्लान है कि मैं वर्ल्ड टूर पे जाऊँ, अच्छा। अपने पाकिस्तान का नाम रोशन करूँ बाइक पे? बाइक पे। एग्जैक्टली। ओके, दैट्स रियली गुड। ऐसे बहुत सारे हमारे शो में ऐसे बहुत सारे गेस्ट आए हैं, खासतौर पर मैंने ख़वातीन को बहुत बड़ी तादाद में अब बाइकर्स में देखा है। बाइकर्स ख़वातीन भी होती हैं, पहले सिर्फ मेल होते थे। बिल्कुल एग्जैक्टली। अभी रिसेंटली एक खातून है, वो स्पेन से पाकिस्तान आई है हार्ले डेविडसन पे। ओके। शी वाज द ओनली वन लाइक हु ड्रिवन द बाइक अलोन फ्रॉम स्पेन टू पाकिस्तान लाहौर। सो जब मैं अपनी लाइफ के अंदर ये सब चीज़ें देखता हूँ तो मेरे में बहुत ज़्यादा मोटिवेशन होती है। मैं अपने आप को इतना इंकरेज करता हूँ कि नहीं, जब ये लोग कर सकते तो मैं क्यों नहीं Why कर not सकता। me? तो जब मैं कहता हूँ ना मैं, तो मेरी विल अंदर की इतनी जाग जाती है कि मैं कहता हूँ कि मैं अभी निकल जाऊँ। अच्छा, अगर अपने जैसे जो लोग हैं, मैंने आगाज़ में कहा कि जो लोग इस वक्त कोई भी काम कर रहे हैं, जैसे आपने कहा कि वो बस कंडक्टर की जॉब हो, गाड़ी साफ़ करने की हो, नेट सोल की हो, PTCL की हो, XYZ, अभी बहुत सारी बड़ी तादाद में लोग ऐसे जो कि काम कर रहे हैं, उनको लगता है कि काम बहुत छोटा है, या लगता है कि हम यही काम करते रहेंगे, लगता है कि हम स्टक हो गए हैं लाइफ में। क्या आप उन लोगों को पैगाम देना चाहते हैं कि इस वक्त आप जो काम कर रहे हैं वो निकल जाएगा, ये वक्त आगे चला जाएगा? अगर तो हम वक्त की बात करें तो एक बड़ी सिंपल सी बात है कि वक्त कभी रुकता नहीं है। और अगर काम कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता, सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज होती है ईमानदारी। आप अपना कोई भी काम करें, आप ईमानदारी से करें। बाकी ये कि अल्लाह ताला जो से वो आपके लिए वसीले निकालते रहते हैं, तो आप अपनी मेहनत करते रहें तो एक टाइम ऐसा आता है कि आप लाइफ के अंदर सक्सेस हो जाते हैं। मैं आज की यूथ को सिर्फ ये पैगाम देता हूँ कि अपना वक्त ज़ाया मत करें। आप लाइफ के अंदर कुछ ना कुछ करते रहें तो ये कि आपको एक ना एक दिन आपको सक्सेस ज़रूर मिलती है। अच्छा, पेरेंट्स का क्या रिएक्शन है इस हवाले से कि अम्मा अब्बा यकीनन बहुत खुश होंगे, या फैमिली या फ्रेंड्स की बात की जाए, सर्कल की, तो आपको जब लोग ग्रो करता हुआ देखते हैं तो उस टाइम पे दे डोंट बिलीव यू। जब आप काम करना शुरू करते हो, जैसे आपने जब बहुत छोटी एज में काम शुरू किया और छोटे छोटे काम करना शुरू किए, सब लोग बड़ा फॉर ग्रांटेड लेते होंगे, आप क्या रिएक्शन देते हैं? अब वो सब जगह मेरे एग्जाम्पल्स देते हैं। अच्छा, अगर मैं अपने फ्रेंड सर्कल की बात करूं तो अल्हम्दुलिल्लाह पुराने फ्रेंड्स अभी भी साथ चलते हुए आ रहे हैं, साथ हैं, बहुत अप्रिशिएट करते हैं। और मैं जो अपनी अगर मेहनत की बात करूं तो मैं स्टिल उनको भी मेहनत का मशवरा देता हूं, खुद भी बड़ी मेहनत करता हूं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि सारे सिनेरियो में बहुत सारा वक्त आपकी ज़िंदगी में आता है जब आप ये सोचते हैं कि आई एम डन, अब मेरे से नहीं हो रहा, मुश्किल में, परेशानी में, बाज़-औक़ात आप होपलेस हो जाते हैं, बाज़-औक़ात आप सोचते हैं कि वाई मी, मतलब मैं ही क्यों, मुझे इतनी स्ट्रगल करनी पड़ी है, इतना बर्दाश्त करना पड़ा है, बहुत बुरा वक्त भी देखा है। उस वक्त में क्या चीज़ ऐसी थी जो हमेशा आपको बूस्टअप रखती थी, हमेशा इनकरेज रखती थी कि नहीं मैं करूँगा, मैं हारूँगा नहीं, मैं होपलेस नहीं हो सकता? मेरी विल थी और मैंने अपने आप को फ्रॉम द डे फर्स्ट जगा के रखा है। और मैं सिर्फ यही सोचता हूँ और सोचता भी था कि नहीं यार, मुझे मेहनत करनी है। मुझे गिरने से मतलब नहीं था कि मैं गिरा कितनी बार हूँ, मुझे सिर्फ ये था कि मुझे सक्सेस कब मिलेगी। मैंने अपनी सक्सेस की स्टेयर्स को नहीं छोड़ा। मेरे सिर्फ जो रोलिंग स्टोन्स होते हैं लाइफ के अंदर, सबकी लाइफ के अंदर आते हैं, मैंने उन रोलिंग स्टोन्स को नहीं देखा, मैंने अपने एम को देखा है कि मेरा एम क्या है और मैंने अपने एम को अचीव किया। तो अच्छा, देखिए, अचीवमेंट जब आप कर लेते हैं तो बहुत से अचीवमेंट्स के बाद मुझे लगता है कि आप पे ज़्यादा जिम्मेदारी आयद हो जाती है। जब आप अचीव कर लेते हो तो आपको ज़्यादा उन लोगों का ख्याल रखना पड़ता है जो उस वक्त, मतलब आप जिस कंडीशन में थे अपनी उस ज़िंदगी में जब आपने काम का आगाज़ किया, जब भी आप आज किसी को उस कंडीशन में देखते हैं तो किस तरह से उसे बूस्टअप करते हैं, उसे हेल्प आउट करते हैं, या अपनी जैसी स्टोरी जब आप किसी की देखते हैं तो व्हाट यू फील लाइक? मैं इवन के आज भी जब मैं अपनी BMW बाइक पर होता हूँ तो मुझसे कोई पुरानी बाइक वाला इंसान
या जो छोटे साइकिल पे होता है मुझसे कोई प्राइस पूछता है या मुझसे मेरे बारे में पूछता है, तो मैंने कभी भी इग्नोर नहीं किया। मैं हमेशा रुकता हूँ स्टॉप पे। लोग, बहुत दुनिया मुझे रोकती है और मैं एक दफ़ा उनके बारे में भी पूछता हूँ, फिर एक दफ़ा मैं अपने बारे में भी उनको बताता हूँ और उनको मैं ये कहता हूँ कि दिस साइकिल इज राइट नाउ अ BMW फॉर यू। और आप इस अपनी साइकिल को एक अपनी अच्छे, बहुत अच्छे ड्रीम में बदल सकते हो। सिर्फ एक चीज चाहिए, मेहनत। बस आप मेहनत का कुछ क्राइटेरिया ऐसा है कि औरंगजेब, इस चीज़ को शायद आप भी सेकंड करेंगे, मेहनत हर बंदा करता है। हम बड़ी एक एग्जांपल कोट करते हैं हर जगह कि एक मज़दूर भी तो मज़दूरी करके सारा दिन मेहनत ही करता है ना, लेकिन अगर वो मज़दूर पैदा हुआ है और फिर अगर ज़िंदगी गुजार के उसने मज़दूर ही मर जाना है, तो ये इसमें बहुत बड़ा फैक्टर लक का भी होता है। हाँ, मेहनत होती है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन आप क्या इस चीज़ को समझते हैं कि येस, मेहनत के साथ साथ आप के बहुत सारे और फैक्टर भी होते हैं जो आपको कामयाब बनाते हैं? मैं कहता हूँ कि मेहनत कभी रायगा नहीं जाती है। आपको लाइफ के किसी न किसी हिस्से में उसका जो रिवॉर्ड है वो आपको ज़रूर मिलता है। अगर तो मैं अपनी मेहनत की बात करूँ तो मैं जब PTCL में भी था और जब मैं नेटसोल में भी था, तो ऑनेस्टली मैं रात 12 से सुबह 8 बजे तक जॉब करता था और सुबह 10 बजे से लेके रात 8 बजे तक मैं इसके पार्ट टाइम बिजनेस करता था। ठीक हो गया। बाकी जो टाइम मुझे मिलता था वो 4 घंटे 6 घंटे बस मैं सिर्फ खाली सोता था। ठीक है, और क्या पैगाम इजाज़त देना चाहेंगे? बिकॉज आपसे काफ़ी अच्छी डिस्कशन हो गई है, आपकी सक्सेस स्टोरी तो हमने डिस्कस की, लेकिन कोई पैगाम जो आज के यंगस्टर्स को आप देना चाहें? सबसे पहले कि एक तो अपना वक्त ज़ाया मत करें, अपने पेरेंट्स की जितनी इज्जत हो सकती है इज्जत करें, अपने माँ बाप की दुआएं लें। मेरा ये कहना है कि अगर आपने माँ बाप की खिदमत करेंगे ना दिल से, तो उनकी दुआओं से आपको ज़िंदगी की हर चीज़ मिलेगी जो आप चाहते हैं। खूबसूरत बात। हाँ, बस अपना टाइम नहीं ज़ाया करना, और जो टाइम आपके पास बच जाता है अपनी लाइफ के अंदर वो अपनी फैमिली को दें। ईजीएस्ट वे है औरंगजेब, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। ईजीएस्ट वे उन्होंने बताया कि अगर आपके पास ये नेमत है ना, जिसे हम वालिदैन कहते हैं, तो यकीन करें आप इस दुनिया में कुछ भी कर सकते हैं। कुछ भी मतलब कुछ भी। तो अभी सूरत हाल ये है कि अभी हमने औरंगजेब से तो मुलाकात करा दी आपकी, लेकिन अब एक ट्रेलर है हमारे पास, वो हमने आपको दिखाना है। फातिमा जना का ट्रेलर है, आप उसे देखकर वापस आए, फिर बात करते हैं। बहुत ही खूबसूरत बात है, लेकिन हमने इस सारी सूरत हाल पर एक और अहम बात पर हमने सोचा है कि आपको इस हवाले से बताया भी जाए, बात भी की जाए, लेकिन हम एक छोटी सी ब्रेक लेंगे। ब्रेक लेके वापस आएंगे और हम अक़लियतों के बारे में डिटेल में बात करेंगे। ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। प्रोग्राम के आगाज़ में हमने जिक्र किया था आज के दिन की मुनासबत से अगर हम बात करें तो बड़ा ही क्रूशल टाइम भी है, क्योंकि राइट आप देखिए 2 दिन बाद जो है इंडिपेंडेंस डे मनाया जा रहा है। और अगर हम अपने फ्लैग की बात करें, जिसको हम पाकिस्तान का झंडा कहते हैं, उसमें आपने देखा कि वाइट कलर दरअसल रिप्रेजेंट करता है माइनॉरिटीज़ को, अक़लियती बरादरी को। ग्रीन कलर जो हम देखते हैं वो मेजॉरिटी को प्रेजेंट कर रहा होता है, मतलब पाकिस्तानियों को। लेकिन आप अपने इर्द गिर्द अगर नज़र उठाकर देखें तो मैंने तो ख़ास तौर पर इस चीज़ को एक्सपीरियंस किया है, वो क्रिश्चियन कम्युनिटी हो, वो सिख बरादरी हो, वो हिंदू बरादरी हो, या कोई भी अक़लियती अमूर, हमने हमेशा उनको इज़्ज़त की निगाह से देखा। और पाकिस्तान में ख़ास तौर पर उनके हकूक़ का, उनके फ़राइज़ का ख़ास तौर पर ख्याल रखा जाता है। इस सारी सूरत हाल में हमने ये देखा है कि अगर हम इन ओकेजन्स की बात करें, वो 14 अगस्त का इवेंट हो, उनकी कोई भी त्यौहार हो, जिसमें आप दिवाली को देख लें, आप होली को देख लें, अगर क्रिश्चियन कम्युनिटी के क्रिसमस को देख लें, तो ये सारे वो इवेंट्स होते हैं जिसमें ना सिर्फ वो सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन अगर हमारे इदारों की बात की जाए, वो पुलिस हो, वो अगर आप मेडिकल की बात करें, आप अगर फ़ौज की बात करें, ये तमाम कंसर्न डिपार्टमेंट्स जो हैं वो इन इवेंट्स को उस तरह से ही मनाते हैं जिस तरह से हम अपनी मुस्लिम कम्युनिटी के मुख्तलिफ ईद त्योहारों को मनाते हैं। तो आज का दिन जो है वो हमने इस चीज़ का, आज का दिन और ख़ास तौर पर आज से आने वाले 2 दिन बाद हमने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि अगर हम पहले तो तमाम अक़लियती बरादरी के तमाम हकूक़ का ख्याल रखते हैं, क्योंकि मैंने बहुत सारे कॉर्पोरेट सेक्टर में अगर हम अपनी ब्यूरोक्रेसी को देखें तो बहुत बड़ी तादाद में हमें वहाँ पर भी क्रिश्चियन कम्युनिटी नज़र आती है, जो कि पाकिस्तान की माशी सूरत हाल को बेहतर करने में, पाकिस्तान की तरक्की में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। और किसी भी मुल्क की खुशहाली की बात की जाए, अगर हम पाकिस्तान के अलावा किसी भी और दूसरे मुल्क की एग्जांपल लें, तो वहाँ पर माइनॉरिटीज़ ज़रूर है, लेकिन आप किसी भी मुल्क का हिस्सा हैं। अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान में सबसे अहम चीज़ ये है कि आप पाकिस्तानी हैं। सबसे अहम बात यह है कि आपका ताल्लुक़ किसी भी मज़हब से है,
सबसे पहले और सबसे बालातर चीज़ ये है कि आप पाकिस्तानी हैं। और पाकिस्तान की अगर हम किसी भी फील्ड में देखें, हम ब्यूरोक्रेसी को देखें, हम अगर जजिस कम्युनिटी को देखें, हम टीवीज़ को देखें, हम इंडस्ट्री को देखें, हम स्कूल्स को देखें, कॉलेज को देखें, यूनिवर्सिटीज़ को देखें, तो ये तमाम इदारे वो इदारे हैं जहाँ पर आपको हर तरह के लोग नज़र आते हैं। वो किसी भी अक़लियती बरादरी से उनका ख़ा ताल्लुक़ हो, आपको बड़ी तादाद में लोग पाकिस्तान की खुशहाली के लिए, तरक्की के लिए काम करते दिखाई देते हैं। अगर थोड़ी बहुत कहीं डिस्क्रिमिनेशन आप देखते हैं तो बीइंग अ पाकिस्तानी ये आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप उसे कंडेम करें, आप उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएं और ख़ुद भी इस चीज़ में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और अपने साथ साथ अपने इर्द गिर्द जो लोग हैं उनका भी ख़ास ख्याल रखें इस चीज़ का कि कहीं वो किसी की दिल आज़ारी तो नहीं कर रहे या अक़लियती हकूक़ जो है वो किसी के भी किसी तौर पर भी पामाल तो नहीं हो रहे। इन चीज़ों का आपको ख़ास ख्याल रखना पड़ेगा। आप हमारे शो को देखें, अब ज़्यादा दूर ना जाएं। हरमीत से हमारा जो कनेक्शन है वो थोड़ा डिस्कनेक्ट हो गया, वरना मैं हरमीत से इस बारे में ज़रूर बात करती। हरमीत जब ऑन स्क्रीन आना शुरू हुए तो हमारी मीडिया इंडस्ट्री में ख़ास तौर पर हमने देखा है कि बहुत बड़ी तादाद में आप एंकर्स देखते हैं, कुछ क्रिश्चियन कम्युनिटी से हैं, कुछ मुस्लिम कम्युनिटी से हैं। लेकिन जब हरमीत पब्लिक न्यूज़ पर ऑन एयर हुए तो एक बड़ी तादाद में एंकर्स ने उन्हें खुशामदीद कहा, उन्हें वार्म वेलकम कहा। वो सिख बरादरी से हैं, लेकिन अगर वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं थ्रू स्क्रीन तो भाई मैं कहती हूँ कि स्क्रीन की बहुत पावर होती है। स्क्रीन के उस तरफ बैठी पब्लिक को वो सिखों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बिकॉज वो उनके नुमाइंदे के तौर पर स्क्रीन पर आते हैं, उनके हकूक़ के लिए बात करते हैं। ना सिर्फ उनके हकूक़ के लिए बात करते हैं बल्कि अगर पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करें तो पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल पर उनकी गहरी नज़र होती है, पाकिस्तान की माशी सूरत हाल पर, मुआशरती सूरत हाल पर, इक़्तिसादी सूरत हाल पर। तो वो पाकिस्तानी होने को सेलिब्रेट कर रहे होते हैं हर जगह, और मुझे ये चीज़ उनकी बहुत अच्छी लगती है। लेकिन इस सारी सिचुएशन में हमने देखा है कि आप कहीं भी देखें तो कहीं किसी एक आधे बंदे को अगर आप देख रहे हैं कि वो अक़लियती बरादरी को ठीक नहीं समझ रहा या अक़लियती बरादरी को उस तरह से उनके हकूक़ या उस तरह से इज़्ज़त की निगाह से नहीं देख रहा, तो आप इस चीज़ का अहद कर लें कि इस दिन की मुनासबत से माइनॉरिटीज़ के जितने भी राइट्स हैं वो सिर्फ ना पाकिस्तान की हुकूमत और मौजूदा हुक्मरानों की ज़िम्मेदारी है, बल्कि एज़ अ कॉमन पाकिस्तानी, एज़ अ सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान आपका भी ये फ़र्ज़ है कि आप उनका ख़ास ख्याल रखें। क्योंकि इस सारी सूरत हाल में अगर हम पाकिस्तान के मार्ज़ वजूद में आने की बात करें तो उस दिन से लेकर आज के दिन तक जिसने भी हमारे लीडरान का साथ दिया तो बेसिकली पाकिस्तान को बनाया इसी मकसद के लिए था जिसे हम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान कहते हैं। लेकिन जो हाल मुसलमानों का हिंदुस्तान में हो रहा है और जो हाल मुसलमानों का हम देखते हैं कि हिंदुस्तान में और कश्मीर में हो रहा है, उसके बाद तो हमें इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना चाहिए कि अगर हमारा मुखालिफ मुल्क भारत इस तरह से कर रहा है मुसलमानों के साथ, तो यहाँ पर मौजूद हिंदुओं के साथ तो हमें और अच्छे से पेश आना चाहिए ताकि ये पैगाम हम आम कर सकें कि हिंदुओं की हम कितनी इज़्ज़त करते हैं, क्योंकि वो पाकिस्तानी हैं, खा उनका ताल्लुक़ किसी भी मज़हब से है। तो आज के दिन को आप भी मनाएं और कोशिश करें कि लोगों को भी इसका ख़ास पैगाम दें। सो वी आर डन विद आवर शो। इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी। सारे सेगमेंट्स को हमने कवर किया है, सारे टॉपिक्स यहाँ थे, बट इसके अलावा भी ये प्लेटफॉर्म हमेशा मैं कहती हूँ कि आप लोग के लिए है। अगर आप लोग कुछ ऐड करना चाहते हैं, डू टैग अस ऑन सोशल मीडिया। मुझे दीजिए इजाज़त, आपसे मुलाकात होगी कल। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।